तो पूरा फोकस करना, जो टॉपिक मैं शुरू करने जा रहा हूँ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिजनेस साइकिल। अब क्या है ना, इस टॉपिक में अगर मैं आप लोगों से बात करूं, इसके पहले जो भी 4 टॉपिक है वहां पे हमने क्या कवर किया बच्चों, माइक्रो इकोनॉमिक्स। मतलब सबसे पहले हमने देखा बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या होता है, नेचर एंड द स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 1। फिर हम लोगों ने पढ़ा डिमांड चैप्टर, फिर कंज्यूमर बिहेवियर, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, थ्योरी ऑफ कॉस्ट, मार्केट। तो ये जो चैप्टर थे ये सारे के सारे कौन से थे, ये थे माइक्रो इकोनॉमिक्स के। लेकिन जो अब टॉपिक हम पढ़ने जाने वाले वो है मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पर हम बात करेंगे बच्चों बिजनेस साइकिल से लेके। अब जब बिजनेस साइकिल की बात आती है तो आपको कुछ कंसेप्ट समझने चाहिए। जैसे मैं आपको अगर रेफर करूं तो आपने 12th स्टैंडर्ड में एक टॉपिक पढ़ा होगा, डिटर्मिनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड, राइट। तो उससे रिलेटेड कंसेप्ट आपको मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूं, फोकस करना। अगर मैं बात करूं तो 12th में हमने एक टॉपिक पढ़ा था, डिटर्मिनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई। वहां पर हम लोगों ने क्या पढ़ा था सर, ध्यान देना। कंसेप्ट कॉल्ड एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड मतलब क्या, एग्रीगेट डिमांड मतलब कैन आई से अ कंजम्पशन सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्सएम। मतलब क्या, से स्टैंड फॉर व्हाट, से स्टैंड फॉर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मतलब हर वो खर्चा जो कंज्यूमर करता है, जो कंज्यूमर करता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आप लोगों से बात करूं, ध्यान देना, एग्रीगेट डिमांड की मैं आप लोगों को डायग्राम दिखाता हूं। ऐसी एग्रीगेट डिमांड की हमारी डायग्राम होती है। एग्रीगेट डिमांड क्या बताता है, एग्रीगेट डिमांड क्या बताता है, एग्रीगेट डिमांड बताता है कि हमारी इकोनॉमी में टोटल डिमांड कितनी है। अब एग्रीगेट डिमांड को आप मार्केट डिमांड के साथ में लिंक मत कर लेना, वो बताता है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की मार्केट डिमांड क्या है, उसको बोलते हैं मार्केट डिमांड। लेकिन एग्रीगेट डिमांड बोलता है कि हमारी इंडिया में, हमारी नेशन में, हमारे कंज्यूमर की इनकम, हमारी इन्वेस्टमेंट बिजनेसमैन की, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग और एक्सपोर्ट इंपोर्ट को कंसिडर करके जो बनता है वो होता है एग्रीगेट डिमांड। तो एग्रीगेट डिमांड में बेसिकली हम बात करते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की। तो कहने से ये शुरू हो रहा है वाई एक्सिस से, ये शुरू हो रहा है वाई एक्सिस से। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि इवन दो हमारी इनकम कुछ भी नहीं है, हमारी इनकम कुछ भी नहीं है, फिर भी क्या हम लोगों को कुछ एक्सपेंडिचर करनी पड़ती है या नहीं करनी पड़ती है, आंसर इज यस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ऑटोनोमस डिमांड। ऑटोनोमस डिमांड, ऑटोनोमस डिमांड मतलब क्या, वेदर यू हैव इनकम और डज नॉट हैव इनकम यू हैव टू डिमांड। मतलब कैसे सर, फॉर एग्जांपल खाने के लिए कम से कम नंबर ऑफ कैलोरीज तो हमें लेनी पड़ेगी, तो उसके लिए जो डिमांड की वो ऑटोनोमस डिमांड होगी, इन रिस्पेक्ट ऑफ द फैक्ट जहां पर आपकी इनकम हो या ना हो, तो उसको हम बोलेंगे क्या, ऑटोनोमस डिमांड। उसके बाद में कुछ एक्सपेंडिचर ऐसे रहेंगे, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी आपकी एग्रीगेट डिमांड बढ़ती जाएगी। आर यू क्लियर विद दिस बच्चों, बोलो यस और नो। यस, अब सुनना। तो ये हो गई आपकी एग्रीगेट डिमांड। तो एग्रीगेट डिमांड एक कंज्यूमर की हो सकती है, कंज्यूमर का मतलब होता है यहाँ पे हाउस होल्ड। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट हो सकता है। सर नॉर्मली इन्वेस्टमेंट कौन करता है, कोई भी इंसान अगर अपना बिजनेस शुरू करता है तो कहने से वो जो पैसा लगा रहा है वो हो गया इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। और वहीं पर अगर मैं आप लोगों से बात करूं, गवर्नमेंट भी तो खर्चा करती है इकोनॉमी के लिए। तो गवर्नमेंट जो खर्चा करती है वो दो तरीके से आता है, इट में बी अ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इट में बी अ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और बाद में आता है नेट एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, जिसको हम बोलते हैं एक्सएम। तो ये क्या हो गया, इट इज नथिंग बट नेट एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का डिफरेंस, ठीक है। तो इन सारों को मिला के क्या बन जाता है हमारा एग्रीगेट डिमांड, ठीक है। इसलिए एग्रीगेट डिमांड वाई एक्सिस से शुरू होता है, ना कि ओरिजिन से शुरू होता है।
अब सुनना, इसके साथ में आपने एक कंसेप्ट पढ़ा होगा एग्रीगेट सप्लाई। यस और नो गाइस? एग्रीगेट सप्लाई क्या बोलता है? एग्रीगेट सप्लाई बोलता है, सुनना, एक इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम था किन्स। किन्स ने बोला था एग्रीगेट सप्लाई इकोनॉमी में हमेशा होती है, मतलब वी आर अंडर यूटिलाइजिंग अवर कैपेसिटी। आप आपकी डिमांड बढ़ाओ, उसके अकॉर्डिंगली एग्रीगेट सप्लाई एडजस्ट हो जाएगी। मतलब अगर मैं एग्रीगेट सप्लाई की डायग्राम निकालूं, कर्व निकालूं, ये कर्व है आपकी एग्रीगेट सप्लाई का। किन्स का मानना क्या था? सुनना, किन्स का मानना था अगर आपने आपकी एग्रीगेट डिमांड को बढ़ा दिया तो आपको कुछ नहीं करना है, एग्रीगेट सप्लाई ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। मतलब सर, देखो, आपने अपने एग्रीगेट डिमांड को बढ़ा दिया, क्या ना, इसे एग्रीगेट डिमांड बढ़ चुकी है। जैसे आपकी एग्रीगेट डिमांड बढ़ गई, आपका एग्रीगेट सप्लाई भी बढ़ गया। अगर आपकी एग्रीगेट डिमांड कम हो जाती है तो आपका एग्रीगेट सप्लाई भी कम हो जाता है। मतलब क्या है कि हमारी इकोनॉमी में अंडर यूटिलाइज कैपेसिटी होती है। जस्ट हमें हमारी डिमांड करनी है, हमारे डिमांड के हिसाब से एग्रीगेट सप्लाई एडजस्ट हो जाएगा। आर यू क्लियर विद दिस? बोलो हाँ या ना? यस। अब सुनना, जो किन्स की ये अजम्पशन थी कि इकोनॉमी में अनयूटिलाइज कैपेसिटी एग्जिस्ट करती है, ठीक है, बट एट द एंड क्या थी, ये एक अजम्पशन थी, और अजम्पशन वो होती है जो सच्चाई नहीं होती है। बराबर, अगर ये बात सही होती तो अजम्पशन मानने का दरकार ही नहीं था। तो बोलने का मतलब क्या है, सुनना, कभी कभी क्या होता है, अगर हम इकोनॉमी के हिसाब से बात करें, जैसे यूएस, यूके, क्या ना, इसे ये ऐसी कंट्री है जहां पर लेबर, जहां पर इन शॉर्ट पॉपुलेशन बहुत कम है एज कंपेयर टू इंडिया। हमारे इंडिया के कंपैरिजन में यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा कम है। तो एक्चुअली क्या होता है कि आप अगर आपकी डिमांड बढ़ाओ, कभी ना कभी एक पॉइंट पर जाकर आपकी एग्रीगेट सप्लाई रुक जाएगी। आर यू अंडरस्टैंडिंग बच्चों? एक पॉइंट के बाद में आपकी एग्रीगेट सप्लाई रुक जाएगी, वो स्टेगनेंट हो जाएगी, ठीक है। इसलिए जो अजम्पशन किन्स ने दिया था, कि ये अजम्पशन फाइनल है? आंसर इज नो, ये जस्ट एक अजम्पशन है कि एग्रीगेट सप्लाई हम कितना भी बढ़ा सकते हैं, कितना भी कम कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके सारे के सारे रिसोर्सेस यूज हो गए तो मुझे बताना क्या आप आपके एग्रीगेट सप्लाई को बढ़ा सकते हो? आंसर इज नो। आर यू क्लियर विद दिस? अब सुनना, इसके चलते हैं, अब मैं आपको एक बात बताऊंगा। अगर हमारी इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है तो क्या ना, इसे देयर आर ह्यूज चांसेस कि हमारी इकोनॉमी में डिमांड के हिसाब से एग्रीगेट सप्लाई को बढ़ाना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना? अगर इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है तो आपको एग्रीगेट सप्लाई को बढ़ाना पड़ेगा। अगर एग्रीगेट सप्लाई को बढ़ाना है तो सबसे पहले क्या होगा, इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट होगी। इन्वेस्टमेंट होगी, सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चैप्टर नंबर 5 में आप लोगों को क्या कराया है, चैप्टर नंबर 5 में आपको एक कंसेप्ट पढ़ा दिया, लेकिन उस कंसेप्ट के पीछे लॉजिक क्या है ये आपको चैप्टर नंबर 5 में नहीं दिए। इसलिए मैं ये सारी चीजें आप लोगों को बता रहा हूँ जो आपकी चैप्टर नंबर 5 में है ही नहीं, ठीक है। आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, जैसे ही आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा आप क्या करोगे, अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाओगे। जैसे ही आपका प्रोडक्शन बढ़ना शुरू हो गया,
अब आपको सबसे ज्यादा जरूरत किसकी है? आपको सबसे ज्यादा जरूरत है फैक्टर्स। फैक्टर्स मतलब क्या सर? फैक्टर मतलब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, बराबर। और आपकी डिमांड बढ़ गई किसके लिए? लैंड, लेबर, कैपिटल के लिए। तो क्या ना, इससे जब आपकी डिमांड बढ़ेगी लैंड, लेबर, कैपिटल के लिए, तो इनके प्राइजेस बढ़ेंगे। देयरफॉर प्राइजेस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन विल इंक्रीज। द मोमेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की प्राइस इंक्रीज होना शुरू हो गया, मुझे बताना क्या ना, इसे इनकम ऑफ हाउस होल्ड विल इंक्रीज। एक हाउस होल्ड की इनकम बढ़ना शुरू हो जाएगी। मतलब सी वेरी सिंपल, अगर मानो अगर मानो कोई जॉब की रिक्वायरमेंट आती है और बहुत मतलब गवर्नमेंट क्या कर रही है? जॉब क्रिएट कर रही है। तो गवर्नमेंट ने तो क्या किया? आपको पेमेंट दिया, तो गवर्नमेंट के लिए एक्सपेंडिचर है, लेकिन आपके लिए क्या है? वो इनकम है। तो कहना है इसे एक्सपेंडिचर ऑफ वन इज द इनकम ऑफ अनदर। बच्चों यस और नो? यस। एंड देयरफॉर जैसी आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ी, आप लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होगा। जैसे ही आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होगा, आप लोगों की क्या बढ़ेगी? डिमांड बढ़ेगी। जैसे ही आपका डिमांड बढ़ेगा, मतलब आपके कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ेंगे। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ेंगे। अब डिमांड बढ़ते देखते हैं गुड्स के प्राइजेस बढ़ेंगे। प्राइजेस बढ़ेंगे, ठीक है। और जैसे ही गुड्स के प्राइस बढ़ रहे हैं, वॉट एवर आपको नहीं लग रहा है एक बिजनेस को प्रॉफिट मिल रहा है? एक बिजनेस को प्रॉफिट मिल रहा है, और जैसे ही उसको प्रॉफिट मिल रहा है, वो फिर से एग्रीगेट सप्लाई बढ़ाने के लिए वो क्या करेगा बच्चों? वो इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएगा। आर यू क्लियर विद दिस? जल्दी बताओ, क्या ये स्पाइरल आपको समझ में आया? बोलो हाँ या ना। क्या ये स्पाइरल आपको समझ में आया? जल्दी से मुझे रिप्लाई चाहिए सभी बच्चों का, यस और नो गाइस? यस। अब सुनना मतलब अब इस सारी फेजेस में क्या होगा? इस सारी फेजेस में इन्फ्लेशन बढ़ेगा। मतलब अब आप बोलोगे सर इन्फ्लेशन इज नॉट गुड फॉर अ कंट्री। इन्फ्लेशन इज नॉट गुड फॉर अ कंट्री, लेकिन सुनना, अ स्मॉल डोज ऑफ इन्फ्लेशन इज ऑलवेज गुड फॉर अ कंट्री, क्योंकि ये साइन है कि हमारी इकोनॉमी कुछ अच्छा कर रही है। आर यू क्लियर विद दिस? बोलते हैं ना, लाइफ में अगर आप प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो तो इसका मतलब ये है आप लाइफ में कुछ ढंग का कर रहे हो। अगर आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका मतलब आप लाइफ में कुछ भी नहीं कर रहे हो। आर यू क्लियर विद दिस? यू आर नॉट चैलेंजिंग योर सेल्फ। वैसे ही अब जब इकोनॉमी में सब कुछ अच्छा चल रहा था, डज इट मीन्स कि इकोनॉमी में कभी कुछ बुरा नहीं होगा बच्चों? जब इकोनॉमी में सब कुछ अच्छा शुरू था, तो इसका मतलब यह है कि अब इकोनॉमी में कभी कोई बुरी बात होगी नहीं। सुनना सुनना। अब प्रॉब्लम कहां से आ जाती है? प्रॉब्लम आ जाती है इस पॉइंट से। प्राइजेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं एंड इट लीड टू इन्फ्लेशन। और इन्फ्लेशन होने के वजह से मुझे बताना देयर आर टू क्लास ऑफ पीपल। एक होता है बिजनेसमैन, और एक होता है जॉब वाले। सर इसके अलावा भी होते हैं वेल्ले। मतलब तुम लोग अभी कुछ कर नहीं रहे हो ना सर, पढ़ रहे हैं, लेकिन वेल्ले तो ठीक है, कुछ कर नहीं रहे हो, मतलब फाइनेंशियल मॉनेटरी टर्म में। अब जो बिजनेसमैन रहेगा, क्या ना इसे, ये तो अपनी प्रॉफिट को बढ़ाता चल जाएगा। बोलो हाँ या ना। लेकिन क्या ना इसे, ये फिक्स इनकम ग्रुप है। इनकी जो इनकम है ये फिक्स इनकम ग्रुप है। डेफिनेटली इनका क्या बढ़ रहा है? इनकी सैलरी बढ़ रही है। इनकी सैलरी बढ़ रही है, लेकिन सुनना, अगर मानो इकोनॉमिक ग्रोथ इज मोर देन योर
इंडिविजुअल ग्रोथ मतलब क्या सर? मतलब ऐसा है कि आपकी इनकम कितनी हुई, मानो आप कमाते थे लाख रुपए, आपकी इनकम हो गई 1.5 लाख रुपए, मतलब सिर्फ 50,000 से बढ़ी। लेकिन जो चीज 100 रुपए की मिलती थी वो चीज बढ़ गई 1000 रुपए की, मिल रही है 1000 रुपए की। इसका मतलब क्या हो गया? इन शॉर्ट क्या हो गया भाई, इकोनॉमिक में इन्फ्लेशन ज्यादा हो गया एज कंपेयर टू योर इनकम। मुझे बताना, क्या ना ऐसे आप लोग आपकी डिमांड को कम करोगे? बोलो हाँ या ना। आप लोग आपकी डिमांड को कम करोगे, और जैसे ही आप लोग आपकी डिमांड को कम करोगे, इसका मतलब ये नहीं कि आपने कंजम्पशन करना छोड़ दिया, आपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को खराब कर लिया, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप लोगों ने क्या किया, अपनी गुड्स का सब्स्टिट्यूट देखना शुरू कर दिया। वेरी सिंपल बच्चों, आप लोगों ने आपकी गुड्स का सब्स्टिट्यूट देखना शुरू कर दिया। अब सुनना, प्रॉब्लम होती है किसको? ये इंसान, मतलब जो बिजनेसमैन होता है, इसको तो नहीं पता चलता है कि आप लोगों ने इनकी गुड्स को परचेस करना छोड़ दिया है और आप कुछ सब्स्टिट्यूट गुड्स को देख रहे हो। इसको तो यही दिख रहा है ना कि भाई साहब प्राइसेस बढ़ रहे हैं एंड सेलर इज विलिंग टू सेल मोर एट अ हायर प्राइस। जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा उसको सेल करने में ज्यादा मजा आएगा। बिल्कुल बच्चों, यस। तो इसकी वजह से ये क्या करता है ना, अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाता है, अपनी प्रोडक्शन को और इंक्रीज करता है। क्या ना इसे, यहां पर जो बिजनेसमैन है इसने मार्केट की रिक्वायरमेंट को मिस जज कर लिया। ही मिस जज डिमांड ऑफ मार्केट, बराबर। अपनी मार्केट की डिमांड को इसने मिस जज कर लिया, इसके वजह से इसने प्रोडक्शन बढ़ा दिया। द मोमेंट इसने अपना प्रोडक्शन बढ़ा दिया, आपको नहीं लगता है देयर इज अ मिसमैच ऑफ एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई? यहां पर क्या हो जाएगा, मिसमैच हो जाएगा एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई का। सर क्या हुआ है? बेसिकली ये हुआ है बच्चों, आपकी एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा है एग्रीगेट डिमांड से। मतलब जितनी डिमांड नहीं उससे ज्यादा तो आप लोगों ने क्या करके रख दिया, उससे ज्यादा आप लोगों ने प्रोडक्शन करके रख दिया। अब ये बात प्रोड्यूसर को समझेगी कैसे? जैसे ही प्रोड्यूसर की इन्वेंटरी सेल नहीं होगी, इन्वेंटरी इन स्टॉक एंड नो कस्टमर, उसको पता चल रहा है कि भाई पहले अपना रेवेन्यू बहुत ज्यादा आता था लेकिन कंपैरेटिवली जो रेवेन्यू अभी मेरा आ रहा है वो बहुत ही ज्यादा कम हो रहा है, ऐसा क्यों? तो जाके उसने गोडाउन चेक किया, बोले सामान सेल नहीं हुआ। बोले नहीं सर, डिमांड कम हो गई। बोले यस सर। क्यों हुआ? क्योंकि आपकी मिस जजमेंट की वजह से। जैसे ही आपका मिस जजमेंट हो गया, इसकी वजह से सुनना क्या होता है, दो चीजें। सबसे पहले आप आपकी प्रोडक्ट की प्राइस कम करोगे, बोलो हाँ या ना। आप आपकी प्रोडक्ट की प्राइस करोगे कम। सेकंड चीज, सबसे बुरी हालत यह है, कैंसलेशन ऑफ ऑर्डर। इसका मैं बड़ा प्रैक्टिकल एग्जांपल आप लोगों को देता हूं। कोरोना जब आया था, सुनना, आपको ऐसे नहीं लगता है कि क्लासेस इंडस्ट्री को थोड़ा सा नुकसान हुआ था, जो क्लासेस सिर्फ फिजिकल फॉर्म में चलती थी। अब जैसे ही कोरोना आया, लॉकडाउन लगा, नंबर ऑफ बच्चे कम है, तो टीचर लोगों ने क्या किया, जो उनका क्लासरूम था उसको कर दिया वैकेंट। क्यों? कि सर अननेसेसरी खर्चा कौन बेयर करे, तो उन्होंने क्लासरूम वैकेंट कर दिया। कहना इसे, जिसकी क्लासरूम थी उसकी इनकम कम हो गई, मतलब इनकम ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन केम डाउन, द हाउस होल्ड इनकम केम डाउन। उसके बाद में सुनना, अब जिसका वो ऑफिस था, जिसका वो क्या था, क्लासरूम थी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने फर्दर, मानो उनके घर में 3 लोग काम करने के लिए थे, बोले यार अपना तो इनकम कम हो गया, अब हम 3-3 लोगों को क्यों रखे, तो इन्होंने क्या किया, फर्दर अपनी इनकम को कम कर दिया। मतलब इन्होंने अपने जो लेबर्स थे उनको अनएम्प्लॉयड कर दिया। बोले चलो टाटा बाय बाय, अब हम आपको नहीं रख सकते क्योंकि हमारा इनकम ऑलरेडी कम हो चुका है। अब आपको लग रहा होगा कि ये तो सिर्फ क्लासरूम खाली किया, नहीं। आपको ऐसे नहीं लगता है कि भाई साहब हम पहले नोट्स प्रिंट आउट करवाते थे, तो हम लोगों ने नोट्स प्रिंट आउट कराने के हमारी ऑर्डर को कैंसिल किया,
जैसे हमारी नोट्स प्रिंट आउट की ऑर्डर कैंसिल हुई, जो इंसान प्रिंट आउट करता है, जेरॉक्स करता है, उसने जो नोट्स के स्पाइरल आते हैं, बुक्स आते हैं, उसकी पेजेस जो आते हैं, उसकी ऑर्डर को कैंसिल किया। जिससे वो होलसेल में लेता था, उसने प्रोड्यूसर को बोला सॉरी मैं नहीं ले सकता हूं। मतलब क्या हो रहा है समझने की कोशिश करना। जैसे आपने ऑर्डर कैंसिल किया, जो आपका सेलर होगा ये आगे ऑर्डर कैंसिल करेगा। जैसे इन्होंने ऑर्डर कैंसिल किया, जो इनका सेलर होगा वो आगे ऑर्डर कैंसिल करेगा। आपको नहीं लगता है कि इकोनॉमी में एक बुरा फेज शुरू हो चुका है बच्चों, कि सारे लोग अपनी ऑर्डर को कैंसिल करते जा रहे हैं, प्राइस कम हो चुके हैं, सुनना, प्राइजेस कम हो चुके हैं, अब फिर भी इनको डिमांड नहीं मिल रही है। इसके चलते इन्होंने अपने फैक्टर्स की डिमांड को कम किया। जैसे ही इन्होंने अपनी फैक्टर्स की डिमांड को कम किया, क्या होता है ना कि इनकम ऑफ हाउस होल्ड डिक्रीज। अब आपको ये लगता होगा कि सर गुड्स के प्राइसेस कम हो रहे हैं लेकिन लोग परचेस क्यों नहीं कर रहे? बोलो हाँ या ना। हमने तो लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ा है कि जब भी कोई चीज का प्राइस कम होता है तो उसका क्वांटिटी डिमांड बढ़ता है, लेकिन यहाँ पे प्राइस कम होने के बाद में भी इसकी क्वांटिटी डिमांड नहीं बढ़ रही, ऐसा क्यों? कोई मुझे बता सकता है इसके पीछे का लॉजिक ऐसा क्यों हो रहा है? जल्दी बता रहा हूँ। इज देयर एनी लॉजिक? ऐसा होना नहीं चाहिए ना, जिसका प्राइस कम हो रहा है उसकी डिमांड बढ़ा दो अब, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। इसके दो कारण है। लॉ ऑफ डिमांड बोलता है कि प्राइस के वजह से ही डिमांड में चेंज आता है, अदर फैक्टर शुड रिमेन कांस्टेंट। बोलो हाँ या ना। लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है? अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट। और अगर आप यहां पर देखो, आपको ऐसे नहीं लगता है हमारी इनकम कम हो रही, इट इज वन ऑफ द अदर फैक्टर। उसके बाद में इसके पीछे सेकंड रीजन है, दैट इज एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइस। आपको ऐसा लग रहा है कि अगर अभी प्राइस कम हो रही है, इसका मतलब आने वाले समय में और ज्यादा प्राइस कम होगी, इसकी वजह से हम आज परचेस नहीं कर रहे सर। बोलो हाँ या ना। ये भी एक पॉसिबिलिटी है, क्योंकि इसकी प्राइस और कम हो सकती है, तो आज परचेस करके फायदा ही क्या है सर? वी आर नॉट गोइंग टू टेक इट। आर यू क्लियर विद दिस बच्चों? बोलो हाँ या ना। यस। अब फोकस करना एकदम आराम से बच्चों। तो इसके चलते हाउस होल्ड का इनकम कम हो गया, लेकिन जो हमारा प्रोड्यूसर था, क्या उसको कोई फायदा हो रहा है? आंसर इज नो। अब इसकी स्टॉक बढ़ते जा रही है। इसकी स्टॉक क्या हो रही है? स्टॉक कांस्टेंट है। सेल है क्या? सेल नो सेल बराबर। प्रॉफिट नो प्रॉफिट। इसके चलते अब क्या होगा? जो सेलर है या जो मैन्युफैक्चरर है, ये लोगों को जॉब से निकालेंगे, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। जैसे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा, पहले तो इनकम कम हुई थी फैक्टर की, यहां पे फैक्टर की इनकम रुक गई। ओके, का इनकम स्टॉप। जैसे इनकम स्टॉप, एग्रीगेट डिमांड और कम। जैसे एग्रीगेट डिमांड कम, इन्वेस्टमेंट आएगी
नो इन्वेस्टमेंट, जैसे इन्वेस्टमेंट नहीं आया, सुनना, आपको ऐसे नहीं लगता है कि इट लीड टू द सिचुएशन वेयर फर्म शट डाउन, बोलो हाँ या ना, एंड द स्पाइरल इज गोइंग ऑन, द स्पाइरल इज गोइंग ऑन। क्या आपको ये सारा का सारा कंसेप्ट समझ में आया बच्चों? जल्दी बताओ। ये कंसेप्ट समझाने के पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है, बहुत बड़ा लॉजिक है। सर आपने चैप्टर तो शुरू नहीं किया लेकिन एक कंसेप्ट पढ़ा दिया। एक कंसेप्ट का महत्व क्या है ना, अब आपको समझेगा कि ये सारा चैप्टर, पूरा का पूरा चैप्टर इसी कंसेप्ट पे चलता है, इसी कंसेप्ट पे चलता है। और ये बात मैं आप लोगों को प्रूव करके बताता हूं। जब हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, क्या हमारी इकोनॉमी इस तरीके से ग्रो होती है बच्चों? हाँ सर, ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। 1947 से लेके अगर 2020 तक की मैं बात करूं, 1947 से लेके सर 2020 में अगर हम बात करें, तो क्या हमारी इकोनॉमी ने ग्रोथ देखी नहीं देखी है? टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई है नहीं हुई है? हमारी प्रोडक्शन सिस्टम बढ़ी है नहीं बढ़ी है? जल्दी बताओ। आपको नहीं लगता है सब कुछ हमारे साथ में अच्छा हुआ है जिंदगी में? बोलो हाँ या ना। लेकिन इतना अच्छा होने के बावजूद भी, इतना अच्छा होने के बावजूद भी एक बात समझना, कभी भी हमारी इनकम, हमारी जो ग्रोथ है ना, इतनी स्ट्रेट नहीं थी। देयर आर अप्स एंड डाउन्स, देयर आर अप्स एंड डाउन्स, बोलो हाँ या ना। कुछ अप्स एंड डाउन थे कि नहीं थे? ऑफ कोर्स सर, अप्स एंड डाउन थे। तो ये अप्स एंड डाउन होने के वजह से हम टॉपिक पढ़ते हैं बिजनेस साइकिल। तो बिजनेस साइकिल इज व्हाट? बिजनेस साइकिल बोलता है इट इज अ रिदमिक फ्लक्चुएशन, दिख रहा है ना आपको? इट्स अ रिदमिक फ्लक्चुएशन ऑफ एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इज नथिंग बट द बिजनेस साइकिल। आर यू क्लियर विद दिस बच्चों? रिदमिक फ्लक्चुएशन of aggregate economic activity over a period of time is nothing but the business cycle. Yes, business cycle का दूसरा नाम है ट्रेड साइकिल। अब सुनना, जब हम बिजनेस साइकिल की बात करें तो कुछ समय अच्छे होते हैं, कुछ समय बुरे होते हैं, बोलो हाँ या ना। इसको बोलते हैं बच्चों एक्सपांशन, मतलब द पीरियड ऑफ बूम, सब अच्छा हो रहा है। देन ये हाईएस्ट पॉइंट, इसको बोलते हैं पीक। तो ये क्या हो गया सर? ये हो गया पीक, ये पीक। उसके बाद में अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो एकदम लोवेस्ट पॉइंट भी होता, बोलो हाँ या ना। तो सर इस लोवेस्ट पॉइंट को क्या बोलते हैं? इस लोवेस्ट पॉइंट को बोलते हैं थ्रो। क्या बोलते हैं? थ्रो, ट्रफ, कोई इसको ट्रफ भी बोलता है, ठीक है? या आप इसको बोल सकते हो डिप्रेशन। अब सर एक फेज हमें दिख रहा है, वो जो डाउन हो रहा है उसको क्या बोलते हैं? इस फेज को बोलते हैं बच्चों कॉन्ट्रैक्शन, और इसका दूसरा नाम है रिसेशन। तो सर कॉन्ट्रैक्शन और मतलब रिसेशन और डिप्रेशन में फर्क है? आंसर इज यस। द सीवियर फॉर्म ऑफ रिसेशन इज अ डिप्रेशन। आपकी जॉब, आपकी इनकम कम हुई, ये रिसेशन है। आपकी इनकम कम हुई, ये आपका रिसेशन है। लेकिन आपकी जॉब चलेगी, ये डिप्रेशन वाला सिचुएशन है। कबीर सिंह प्रीति के ख्यालों में दारू वारू पीने लग गया, दिन दिन भर, रात रात भर। इट इज शोइंग कि ये रिसेशन आ गया उसके लाइफ में, ठीक है? लेकिन जिस दिन उसके हाथ से क्या चले गया, उसकी जॉब चलेगी, सस्पेंड हो गया था, देखना उसका सर्टिफिकेट। कबीर सिंह मूवी अगर आपने देखी होगी, दैट द पीरियड ऑफ डिप्रेशन। तो सीवियर फॉर्म ऑफ रिसेशन इज नथिंग बट द डिप्रेशन। आर यू अंडरस्टैंडिंग बच्चों? बोलो हाँ या ना। यस, एकदम आराम से, इजीली समझ में आ रहा है बच्चों? मजा आ रहा है? यस। तो दिस इज हाउ वी स्टार्ट विद द टॉपिक कॉल्ड बिजनेस साइकिल। ठीक है? अब मैं देखो आपको सब चीजें बताऊंगा ना, आप बोलोगे हाँ सर समझ में आ गया, समझ में आ गया, समझ में आया, और हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कंसेप्ट ऑफ बिजनेस साइकिल। कंसेप्ट क्या बोलता है? बिजनेस साइकिल मीन्स व्हाट? Business cycle, a fluctuation in aggregate economic activity, first of all, then that economic experience over a period of time, the period of prosperity and altering the period of economic downturn। कभी अच्छा समय है prosperity और कभी बुरा समय है downturn। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों?
बिजनेस साइकिल या ट्रेड साइकिल। ठीक है, सिंपल एकदम। यस, कहने से मैंने आपको ये सारा डायग्राम दिखा दिया था, एक्सपांशन, पीक, कॉन्ट्रैक्शन एंड ट्रफ। बोलो हाँ। उसके बाद में सुनना, अब बिजनेस साइकिल में कहने से हमने ये कंक्लूड किया कि एक अच्छा पीरियड भी होता है, एक पीरियड अच्छा भी होता है और एक पीरियड बुरा भी होता है बच्चों। एक पीरियड अच्छा भी होता है और एक पीरियड बुरा भी होता है। ठीक है, तो यहां पर आता हूं मैं। गुड पीरियड और बैड पीरियड। जो अच्छा समय है उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसके कुछ मतलब क्या होता है ना, एलिमेंट्स है जो आपको बताते हैं पीरियड अच्छा है कि बुरा है। सर अच्छा कब माना जाएगा? जब प्राइसेस बढ़ रही है और अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रहा है। वैसे ही बुरा पीरियड कब माना जाएगा? जब प्राइसेस कम हो रही है और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। ठीक है सर, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर हमें पता है इन्फ्लेशन आता है और यहाँ पर डिफ्लेशन आता है। आर यू क्लियर विद दिस बच्चों? बोलो हाँ या ना। यस। अब क्वेश्चन आता है कि सर हमें ये तो समझ में आ गया कि प्रोड्यूसर जब अपनी मिसजज कर लेता है अपकमिंग डिमांड को तो रिसेशन शुरू हो सकता है, डाउनटर्न शुरू हो सकता है। लेकिन सर एक बात बताओ, क्या रिसेशन के बाद में रिकवरी भी होती होगी? बोलो हाँ या ना। रिसेशन के बाद में सुना, मैं यहाँ पे आपको ना बताऊंगा डिटेल में कि मैंने आपको यहाँ पे रिसेशन भी पढ़ा दिया, मैंने यहाँ पे आपको ट्रफ भी पढ़ा दिया, यहाँ पे मैंने आपको एक्सपांशन भी पढ़ा दिया, यहाँ पे मैंने आपको पीक भी पढ़ा दिया, सारी चीजें मैंने आपको पढ़ा दिया है। लेकिन रियल मजा तो तभी है ना जब बुक से पढ़ेंगे। लेकिन सुनना, क्वेश्चन बनता है सर इस बुरी सिचुएशन से बाहर निकालो सर हमारी इकोनॉमी को, और इसका जिम्मेदारी किसको उठाना पड़ेगा? अगर आपकी इकोनॉमी को बुरे समय में से बाहर निकालना है तो इसकी जिम्मेदारी किसको उठानी पड़ेगी? सबसे पहले सुनना, इसकी जिम्मेदारी अब सबसे पहले उठाती है गवर्नमेंट। कैसे सर? गवर्नमेंट एंड बिजनेसमैन। कैसे? गवर्नमेंट लेगी नए नए इनिशिएटिव, और इसका मैं प्रैक्टिकल आपको एग्जांपल देता हूं जो रिसेंटली हुआ है इंडिया के अंदर कोरोना काल में। क्या ना, ऐसे गवर्नमेंट ने आत्मनिर्भर भारत इस नाम से अभियान शुरू किया, जहां पे गवर्नमेंट ने बोला आज के बाद में हम लोग एक्सपोर्ट ज्यादा करेंगे, इंपोर्ट कम करेंगे, हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होंगे, हम खुद के ऊपर डिपेंडेंट होंगे। बोलो हाँ या ना। तो डिपेंडेंट एक्सटर्नली से अच्छा है डिपेंडेंट ऑन योर ओन सेल्फ। आत्मनिर्भर भारत ये गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव था, जिसके चलते हमारे यहाँ पे कभी पीपीई किट बनाई नहीं जाती थी, पीपीई किट बनाना शुरू हो गई थी बच्चों। हमारे यहाँ पर अगर आपको बताऊं, वैक्सीनेशन हमारे इंडिया में शुरू हुआ है और बहुत सक्सेसफुल हुआ है, हो रहा है। क्यों हो रहा है? गवर्नमेंट ने स्टेप लिया। गवर्नमेंट ने, किसी ने सोचा नहीं था मास्क का बिजनेस इतना बड़ा हो जाएगा, कभी किसी ने सोचा नहीं था सैनिटाइजर लोग कब यूज करते थे, तब यूज करते थे जब किसी के घर में छोटा बच्चा होता है तो उसको अपने नॉर्मल हाथ से नहीं उठाना चाहिए, इसलिए सैनिटाइजर लगाते थे और यूज करते थे। अदरवाइज सैनिटाइजर किसी को यूज नहीं करता था। सैनिटाइजर का बिजनेस बढ़ गया, क्यों? सिचुएशन, डिमांड। बोलो हाँ या ना। यस। तो सबसे पहले गवर्नमेंट ने लिया आत्मनिर्भर भारत। जैसे ही गवर्नमेंट ने आत्मनिर्भर भारत कंसेप्ट उठाया, आपको नहीं लगता है? और एक मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूं, इंडिया में काफी सारी कंपनीज ऐसे थी
जिनकी आरओसी फाइलिंग पेंडिंग थी, मतलब उनके आरओसी को रिटर्न पे करना बाकी थे। और अगर मानो आपके 20 फॉर्म फाइल करना बाकी है, हर फॉर्म के पीछे 100 रुपीज पर डे से पेनल्टी लग रही है, 100 रुपीज पर डे से। और ये फॉर्म आपके 3-3, 4-4, 5-5 किसी कंपनी के 10-10 साल से पेंडिंग पड़े हुए थे। आपको नहीं लगता अगर ये लोग इस फॉर्म को फाइल करने के लिए चल जाए, जैसे मैं आपको बताता हूँ, मेरी एक कंपनी ऐसी है जिसका फॉर्म फाइल नहीं हुआ है, उसके 4 फॉर्म पेंडिंग है। अब उसकी पेनल्टी जो मुझे आ रही है लास्ट 2 साल की, वो है 3 लाख रुपए। कौन बेयर करने वाला? डेफिनेटली मैं बेयर करूंगा, बिकॉज एट द एंड क्लाइंट सुनने वालों में से नहीं होता है, आपको ही आपका खर्चा उठाना पड़ता है। ठीक है, अब कोशिश करना। लेकिन काफी सारी हजारों लाखों कंपनियां ऐसी थी जिनके फॉर्म्स पेंडिंग थे। उन लोगों को बोला गया कि आप ये 100 रुपीज पर डे का फाइन पे मत करो, लाखों रुपए माफ कर दिए आपके, इस फॉर्म को फाइल कर दो। इस फॉर्म की फी 200, 300, 400, 500 रुपए, मतलब 300 रुपए, 400 रुपए, 500 रुपए, और ज्यादा में ज्यादा 600 रुपए। इतनी फीस होती है एक फॉर्म की। 20 फॉर्म की कितनी हो जाएगी बच्चों? ज्यादा में ज्यादा मान लो 500 रुपए भी पकड़ ले तो बहुत ही कम आ रही है, नॉमिनल आ रही है, जबकि लाखों में आपकी पेनल्टी थी। गवर्नमेंट ने बोला छोड़ दो, बिजनेस को शुरू करो। आज बिजनेस की रिक्वायरमेंट, हमारी कंट्री को फिर से हमें स्टेबलाइज करना है। जिस चीज पे हम कभी विश्वास नहीं करते, जिस चीज को हम बुरा बुरा बोलते हैं, गवर्नमेंट ने उसका भी सहारा लिया इकोनॉमी को फिर से ऊपर चढ़ाने के लिए। सर किसका? सबसे पहले खोला दारू की दुकान। गवर्नमेंट को भी मालूम है इनकम आएगा यहां से। इनके कस्टमर होते बड़े रॉयल, मतलब इंसान एक टीचर को छोड़ के 10 टीचर से पढ़ सकता है। स्टूडेंट में इतनी लॉयल्टी नहीं है जितने दारू के कस्टमर में है। वो जाता फिर से उसी दुकान में है। ठीक है, तो बोले दारू। अब सुनना, ये तो हो गया। प्लस क्या करता है? सब्सिडी देता है। ये भी तो एक सब्सिडी किस्म ही होगी। और जैसे ही सब्सिडी दिया, बैंक का लोन, सुनना, बैंक आपको लोन देती है कम रेट पे, एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। और ये जब पूरा हालत खराब है, लोगों के पास जॉब नहीं है, बिजनेसमैन इसका फायदा कैसे लेता है? सबसे पहले डिमांड बढ़ती है। रिकवरी की शुरुआत कहां से होती है बच्चों? लेबर मार्केट से। लोगों के पास जॉब नहीं है तो कहने से अब उनको डिमांड है, उनकी डिमांड है, उनकी रिक्वायरमेंट है, बराबर। तो जो लेबर आपको 50,000 में मिलने वाला था, अब वो लेबर आपको 20,000 रुपए में भी मिलेगा, और ही इज रेडी टू वर्क। आप बोलो चल 20 भी नहीं देता, बोलेंगे भाई 15 तो दे, लेकिन मेरे को जॉब पे रख, क्योंकि जॉब ही नहीं है इकोनॉमी में, खाने पीने के लाले हैं। तो ऐसे वाले केसेस में, ठीक है ना, लेबर मार्केट से शुरुआत होती है। अब फिर से वही फेस, फिर लेबर को आपने क्या किया? पेमेंट दिया। फिर फैक्टर का इनकम बढ़ा। जैसे ही फैक्टर का इनकम बढ़ा, फिर फैक्टर ने क्या किया? अपनी कंजम्पशन को बढ़ाया। जैसे ही कंजम्पशन को बढ़ाया, इकोनॉमी में लग रहा है कि आने वाले समय में फिर से कुछ अच्छा हो सकता है, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। गवर्नमेंट आपको वैसे भी पॉजिटिव करती रहती है, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, बोलो हाँ या ना। जैसे गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट बढ़ना शुरू हो गया, सर प्रोडक्शन बढ़ेगा। प्रोडक्शन बढ़ेगा तो फैक्टर्स का, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की डिमांड बढ़ेगी। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की डिमांड बढ़ेगी तो हाउस होल्ड की इनकम बढ़ेगी, और हाउस होल्ड की इनकम बढ़ेगी तो फिर क्या बढ़ेगा? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, फिर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, और ऐसे ही करते हमारी इकोनॉमी फिर से एक अच्छी वाली फेज में चल जाएगी। बच्चों बोलो हाँ या ना? बोलो हाँ। मतलब सर ये क्या है? इट नथिंग बट द एक्सपेंशन, इट इज नथिंग बट द एक्सपेंशन, बट बिकॉज ऑफ आफ्टर डिप्रेशन ये फिर से उभर के आया ना ऊपर, इसको हम एक्सपेंशन नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? रिकवरी बोलती है। बच्चों समझ में आया? बोलो हाँ या ना? यस। नाउ यू विल बी शॉक कि मैंने आपको चैप्टर आधा पढ़ा दिया है। देखो आगे, अब मेरा काम हो चुका है, मेरे को सिर्फ हाईलाइट करा देना है आप लोगों को, यू विल अंडरस्टैंड कि सब हो चुका है। अब बिजनेस साइकिल रेफर टू अल्टरनेट एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ओवरऑल द बिजनेस एक्टिविटी एज रिफ्लेक्टेड इन द फ्लक्चुएशन इन मेजर ऑफ एग्रीगेट इकोनॉमी एक्टिविटी।
लाइक ग्रॉस नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम, नेशनल इनकम चाहिए था, ठीक है। और ट्रेड साइकिल मतलब बिजनेस साइकिल, कंपोज ऑफ गुड पीरियड, कैरेक्टराइज राइजिंग प्राइस एंड द लो अनएम्प्लॉयमेंट, बता दिया था, एंड कंप्राइज ऑफ द बैड पीरियड जहां पर क्या होता है, फॉलिंग प्राइस एंड हाई अनएम्प्लॉयमेंट। फेजेस क्या है सर, एक्सपेंशन, पीक, कॉन्ट्रैक्शन, ट्रफ, ठीक है। उसके बाद में फेजेस की बात करते हैं। अब देखो बच्चों, आपको है ना फेजेस को बहुत अच्छे से याद करना है। वैसे मैंने आपको लॉजिक समझा दिए कि फेजेस चलते कैसे हैं, मैंने आपको लॉजिक बहुत अच्छे से समझा दिए कि फेजेस चलते कैसे हैं, लेकिन अब इसके अंदर क्या क्या है ना वो आपको याद रखना पड़ेगा। सुनना, दिस फेज हैज बीन इंक्रीज इन इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक्सपेंशन मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ रही है। देखो देश का इनकम बढ़ रहा है, नेशनल इंक्रीज इन द नेशनल आउटपुट, आउटपुट मतलब एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, एग्रीगेट डिमांड बढ़ रहा है, कैपिटल बढ़ रहा है, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, सेल बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, स्टॉक प्राइसेस बढ़ रही है, बैंक क्रेडिट बढ़ रहा है। ये सारा सर आपने बता दिया था। नेक्स्ट, द फेज कंटिन्यू टिल द फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ द रिसोर्सेज, ये कब तक कंटिन्यू है बच्चों, अब आपको एमसीक्यू आएगा। डैश डैश फेज इज कंटिन्यू टिल द फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज, आंसर इज एक्सपेंशन, ओके। एंड प्रोडक्शन इज अ मैक्सिमम पॉसिबल, और प्रोडक्शन इसके मैक्सिमम पॉसिबल लेवल पे होता है, ओके। इनवॉलेंटरी एम्प्लॉयमेंट इज ऑलमोस्ट जीरो, इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। अब इस लाइन को है ना सीधे तरीके से मैं आपको बताता हूँ। अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, बुरी बात, बुरी बात। एक होती है वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब मैं चाह कर जॉब नहीं कर रहा हूं। इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट मतलब क्या, कि भाई साहब मेरे जॉब नहीं करने का कारण मेरी इच्छा नहीं है, एक्सटर्नल फोर्सेस है, एक्सटर्नल फोर्सेस है कि मैं चाहता हूं जॉब करना लेकिन जॉब अवेलेबल नहीं, उसको बोलते हैं इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। इन अनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट क्या बोल दिया इन्होंने, जीरो, इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट इज जीरो। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है हर कोई एम्प्लॉयड है, इसका मतलब है एवरीवन आर एम्प्लॉयड, ठीक है। अब सुनना, लेकिन दो तरीके की अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट कर सकती है सर, कौन सी, बोलते हैं एक अनएम्प्लॉयमेंट रहेगी जो फ्रिक्शनल रहेगी, दूसरी रहेगी जो स्ट्रक्चरल रहेगी। सर फ्रिक्शनल मतलब क्या है, फ्रिक्शनल मतलब समझना, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा सिंपल एकदम एग्जांपल की तरीके से। जैसे मैं कहीं पर पढ़ाता था पहले, ठीक है, अब मैंने वहां से पढ़ाना छोड़ा, एक पर्टिकुलर बहुत बड़ी क्लासेस है पुणे की, वहां पे मैं पढ़ाता था अग्रवाल क्लासेस में, मैंने वहां से जॉब छोड़ा एंड आई गॉट ऑप्शन फ्रॉम द मल्टीपल क्लासेस थ्रू आउट द पुणे। जितने भी लोगों को पता चलते चले गया कि सतीश भारती अब वहां पर नहीं है, मुझे काफी सारे क्लासेस के कॉल आने शुरू हो गए कि सर आप क्या करो हमारे यहाँ पे पढ़ाने के लिए आ जाओ। मैंने, अब समझना, इन बिटवीन आई गॉट वन नेशनल लेवल प्लेटफॉर्म का ऑफर, मतलब ये तो सब लोकल थे ना, मुझे नेशनल लेवल प्लेटफॉर्म से ऑफर आया। अब मैंने सोचने के लिए टाइम लगाया, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन, महीना, एंड देन आई डिसाइडेड कि मुझे कहाँ पर पढ़ाना है। अब मेरा एक क्वेश्चन है आप सभी लोगों से, क्या ना ऐसे एक सवा महीने के लिए क्या मैं अनएम्प्लॉयड था या नहीं था, उसको बोलते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, जॉब चेंज होने की वजह से जो छोटा सा गैप है, या कभी कभी आप देखना किसी का क्या होता है, ट्रेनिंग के लिए होता है, मतलब वो जॉब में लग तो जाते हैं लेकिन उनको काम नहीं करवाते, उनको ट्रेनिंग देते हैं, तो ट्रेनिंग का जो पीरियड है वो एज गुड एज अनएम्प्लॉयड है, क्योंकि बिजनेसमैन को तो काम में नहीं आ रहा है, तो उसको बोलते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। उसके अलावा कंपनी में क्या हो जाती है, स्ट्राइक हो जाती है, वॉर होता है, तो इसके चलते अगर बिजनेस बंद है तो कौन सा है, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, वो रहेगा, अदरवाइज सबको ही जॉब मिलेगा। नेक्स्ट, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। अब स्ट्रक्चरल मतलब क्या, कि अगर इकोनॉमी में चेंजेस आ गए, मतलब लॉकडाउन लग गया, वैसे तो मेरे पास जॉब था, लॉकडाउन की वजह से जॉब नहीं है, तो ये क्या हो गया, ये स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है। आर यू क्लियर विद दिस, यस। प्राइजेस इसमें बढ़ेगी, प्राइजेस एंड कॉस्ट टेंड टू बी राइज फास्टर, द नेट इन्वेस्टमेंट आल्सो ऑक्यूर एट अ फास्टर प्लेस, डिमांड, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी यारो, ऑल टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस राइजेस, देयर इज अ इंक्रीज इन द प्रॉस्पेरिटी, हमारी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई होती चल जाएगी, बराबर, और हमारे बिजनेस वालों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, एवरीथिंग विल राइज, ओके। एट द एंड लास्ट में क्या होगा, द ग्रोथ रेट इवेंचुअली स्लो डाउन। बच्चों ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे सारे बच्चे गलत करते हैं एग्जाम में। क्या लिखा है, ग्रोथ रेट स्लो डाउन कर रहा है, ये थोड़ी ना बोल रहा है कि ग्रोथ रेट डाउन हो रहा है। ग्रोथ रेट स्लो डाउन करना और डाउन होना दोनों में भी फर्क होता है, इसलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्लो डाउन वर्सेस फॉल,
ग्रोथ रेट फॉल नहीं कर रहा है, ग्रोथ रेट स्लो हो गया। कब? एक्सपेंशन की फेज में। एमसीक्यू आएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना पड़ेगा। आगे, द पीक, द टर्म पीक, अब पीक मतलब एकदम हाईएस्ट पॉइंट, रेफर टू द टॉप, द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द बिजनेस साइकिल इन द लेटर स्टेज ऑफ एक्सपेंशन, इनपुट आर डिफिकल्ट टू ऑब्टेन। अब सुनना, क्या हो गया, इतनी डिमांड बढ़ गई, इतने ज्यादा सेलर आ गए कि अब इनपुट नहीं मिल रहे, मतलब रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा है, कंपटीशन लग गई सेलर के बीच में। इनपुट आर डिफिकल्ट टू ऑब्टेन एंड देयरफॉर द प्राइसेस ऑफ इनपुट राइजेस, इनपुट की प्राइस बढ़ी, इनपुट की प्राइस बढ़ी, इसकी वजह से आउटपुट की प्राइस बढ़ी, उसकी वजह से क्या होना चालू हो गया बच्चों, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंक्रीज होना शुरू हो गया। जैसे ही आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग इंक्रीज होना शुरू हो गया, सबसे ज्यादा ट्रेस आया, स्ट्रेन ऑन द फिक्स इनकम अर्नर। क्या ना, ऐसे सारी की सारी बातें मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन की थी बच्चों, बोलो हाँ या ना? यस। उसके बाद में कंज्यूमर बिगेन रिव्यू देयर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड हाउस होल्डिंग ड्यूरेबल गुड्स, और उन्होंने शिफ्ट कर लिया। उसके बाद में क्या हुआ, एक लेवल के बाद में एक्चुअल डिमांड इज स्टैग्नेंट, मतलब रुक जाती है, एंड द एंड ऑफ एक्सपेंशन पीरियड, और इसकी वजह से एक्सपेंशन पीरियड का खत्म हो जाता है एक्सपेंशन पीरियड। और इस पॉइंट के बाद में आपकी गाड़ी उल्टी बहती है, रिवर्स डायरेक्शन में आप चल जाते हो। पीक ऑक्यूअर व्हेन द इकोनॉमिक ग्रोथ हैज रीच्ड टू द पॉइंट वेयर इट विल बी स्टेबलाइज फॉर अ शॉर्ट पीरियड। अब सुनना, ये एक एमसीक्यू बनता है कि भाई साहब इकोनॉमिक ग्रोथ कहां पर स्टेबलाइज हो जाती है शॉर्ट पीरियड के लिए, स्टेबलाइज मतलब रुक जाती है, तो आंसर इज पीक। ये चीजें आपको याद रहनी चाहिए। और बाद में इट मूव ऑन द रिवर्स डायरेक्शन लेटर हो ना, इसके बाद में देन लिखा हुआ है, मतलब आपको अगर पूछे कि किस में रिवर्स होता है, तो आप लिखो कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन में रिवर्स हो रहा है ना, किस पीरियड के बाद हो रहा है, तो आंसर लिखो पीक। देखो एमसीक्यू पढ़ते हो, एमसीक्यू कर रहे हो ना, तो आपको छोटी से छोटी बातों पे याद रखना पड़ेगा, ठीक है, फोकस करेंगे। अब आता है कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन कुछ नहीं है, जो हमने ऊपर पढ़ा ना उसी का उल्टा, उसी का उल्टा। अब समझेंगे पूरे बड़े आराम से एकदम। द कॉन्ट्रैक्शन अराइज सिंस द इकोनॉमी कैन नॉट कंटिन्यू ग्रो एंडलेसली। फुकट की बात है, हम लोगों को पता है कोई भी इकोनॉमी एंडलेसली ग्रो नहीं करेगी। आगे, वंस द पीक इज रिच इंक्रीज इन द डिमांड हॉल्टेड, डिमांड हॉल्टेड मतलब क्या, बोलने का मतलब क्या है कि डिमांड रुक जाएगा एक पीरियड के बाद में। मालूम है सर हम लोगों को, बोलते हैं आज मैं तुम्हारे घर पे हॉल्ट कर रहा हूँ, मतलब क्या, रुक रहा हूँ। वैसे डिमांड हॉल्टेड एंड स्टार्ट डिक्रीजिंग द सर्टेन सेक्टर, और कहीं कहीं पे क्या हुई, कुछ कुछ सेक्टर में डिमांड कम होने लगी, फॉल इन द इन्वेस्टमेंट, उसकी वजह से इन्वेस्टमेंट कम, और उसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट कम हो रहा है। अब देखो ये नहीं बोला अनएम्प्लॉयड हुआ, अभी क्या बोला, एम्प्लॉयमेंट कम हो रहा है, लोगों को ले नहीं रहे जॉब में। अब प्रोड्यूसर डू नॉट इमीडिएटली रिकॉग्नाइज द पल्स ऑफ इकोनॉमी। अब देखो क्या ना, ऐसे ये मैंने बात बताई थी कि प्रोड्यूसर समझ नहीं पा रहा इकोनॉमिक्स में हो क्या रहा है, पल्स ऑफ द इकोनॉमी ही इज नॉट रिकॉग्नाइजिंग। आर यू क्लियर विद दिस बच्चों? एक एक पॉइंट आपको याद आ रहा है जो मैंने बताया था, यस और नो? एंड कंटिन्यू एंटिसिपेटिंग हायर लेवल ऑफ डिमांड। अब इसका गधापन क्या है, ये एक्सपेक्ट कर रहा है हायर लेवल ऑफ डिमांड, एंड सो मेंटेन द existing level of investment and the production. Hence there is a discrepancy and the mismatch between demand and supply. ये बात मैंने आप लोगों को बताई थी, yes, and where supply far exceed the demand initially, this happen only in few sector. अब यहाँ पे क्या हुआ, supply exceed the demand initially कुछ sector में, but rapidly sparing the all sector. Then a producer after being aware about the fact they have induced the excessive investment. अब producer को पता चल गया, is aware कि अपना एक्सेसिव इन्वेस्टमेंट हो गया, ओवर प्रोडक्शन हो गया। अब वो क्या करता है, होल्डिंग स्टॉक। कैसे पता चला, इन्वेंटरी उसके पास रह गई थी, याद आया मैंने बताया आपको, गोडाउन में गया, पता चल रहा है कि भाई साहब इन्वेंटरी तो उधर ही पड़ गई। रिस्पॉन्ड बाय होल्डिंग बैक अ फ्यूचर इन्वेस्टमेंट। अब उसने क्या किया, रिस्पॉन्ड किया, अब उसने फ्यूचर इन्वेस्टमेंट करना बंद कर दिया। कलेक्शन, स्टॉपेज ऑफ ऑर्डर, ये भी बात बताया, एक ऑर्डर स्टॉप होता है फिर मल्टीपल, and the equipment and all types of input and labor को भी। such corrective action of by producer generate the chain of reaction in the input market। मैंने बताया था, वो उसकी सेलर की ऑर्डर कैंसिल करेगा, उसकी सेलर की, वो उसकी सेलर की, उसकी सेलर की, सेलर की, सेलर की, सेलर की, and the producer of the capital goods raw material in turn respond cancelling curtailing their order, और उनके प्रोड्यूसर उनकी ऑर्डर को कैंसिल कर रहे। दिस टर्निंग पॉइंट बिगिनिंग ऑफ रिसेशन, और इसकी वजह से रिसेशन शुरू हुआ। मतलब वो वेयर द रिसेशन स्टार्ट,
ये कैंसलेशन ऑफ ऑर्डर जो हो रहा है इसके वजह से रिसेशन कम हो रहा है। द डिक्रीज इन इनपुट डिमांड पुल इनपुट प्राइजेस, अब इसकी वजह से इनपुट की प्राइस और क्या होगी, कम होगी, डाउन। द इनकम of wages interest earners gradually decline resulting decrease in demand for a goods। मैंने आपको ये बता दिया था इनकम आपकी क्या हो रही है, ग्रेजुअली डिक्लाइन हो रही है, तो आपकी डिमांड भी कम हो रही है। द प्रोड्यूसर एंड लोअर देयर प्राइसेस, प्रोड्यूसर उनकी प्राइस को और कम कर रहे हैं। डिस्पोज ऑफ देयर इन्वेंटरीज फॉर द मीटिंग ऑफ द फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, नाउ द कंज्यूमर एक्सपेक्ट फर्दर डिक्रीज इन द प्राइस। कहने से ये पॉइंट मैंने बताया था, कंज्यूमर को लग रहा है अब प्राइस कम हो रही है तो और प्राइस कम होंगे, वो होल्ड ऑन करता है एंड पोस्टपोन देयर परचेसेस। ड्यू टू द रिड्यूस द कंज्यूमर स्पेंडिंग एग्रीगेट डिमांड फॉल, और इसकी वजह से क्या हुआ, आपकी एग्रीगेट डिमांड फॉल कर गई, जनरली कॉजिंग फॉल इन द प्राइस एंड डिफरेंस बिटवीन द डिमांड एंड सप्लाई वाइंडेड। अब ये जो गैप था ना डिमांड सप्लाई का, ये और बढ़ते जा रहा है, मतलब सप्लाई पड़ा हुआ है लेकिन डिमांड कर ही नहीं रहा है कोई, एंड दिस प्रोसेस गैदर अ स्पीड एंड रिसेशन बिकम सीवियर, और इसकी वजह से क्या हो गया, अब ये जो हो गया बहुत सीरियस हो गया और रिसेशन बहुत फास्ट होना शुरू हो जाएगा। इसके वजह से आप कहां पे जाओगे, डिप्रेशन में। इन्वेस्टमेंट स्टार्ट डिक्लाइन, अब इन्वेस्टमेंट भी कम होना लग गया। प्रोडक्शन एम्प्लॉयमेंट डिक्लाइन रिजल्टिंग द फर्दर डिक्लाइन इन द इनकम डिमांड एंड द कंजम्पशन बोथ कैपिटल गुड्स कंज्यूमर गुड्स। अब बिजनेस फर्म बिकम पेसिमिस्टिक, बिजनेस वाले नेगेटिव होते जा रहे हैं about the future state of the economy and their fall in their profit expectation induce them to reduce the investment, bank credit shrink, investment decline, investor confidence डूस मतलब कम हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रहा है। बच्चों इससे बुरा तुम्हारी जिंदगी में हो ही क्या सकता, बोलो हाँ या ना। यस सिंपल है। लास्ट स्टेज बच्चों, लास्ट स्टेज दैट इज ट्रफ एंड डिप्रेशन, ट्रफ एंड डिप्रेशन, ठीक है। अच्छा बाय द वे आप सारे लोग इनके शॉर्ट नोट्स बनाओगे, जल्दी बताओ हाँ या ना। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर, क्या आप इनकी शॉर्ट नोट्स बनाओगे कि नहीं। देखो मैंने आपको जो स्टार्टिंग में लिखवा के दिया वो तो आप लोगों को लिखना ही है, अपार्ट फ्रॉम दैट जितने वर्ड्स मैंने हाईलाइट किए ना इन सारी वर्ड्स को आपको शॉर्ट नोट फॉर्मेट में उतारना है, एकदम सिंपल है। यस अब आगे, द कॉन्ट्रैक्शन डाउनटर्न कंटिन्यू टिल रीचेस द लोवेस्ट पॉइंट इज कॉल्ड एज ट्रफ। Okay, when the process of recession is complete, the reverse contraction in the economic activity phases called economic depression। मतलब the severe form of severe contraction is nothing but the depression। आगे क्या बोल दिया है, the depression is a severe form of recession, simple है। sluggish economic activity, ये भी क्वेश्चन आता है एमसीक्यू में, where the sluggish economic activities lies, the answer is contraction। growth rate become negative, growth rate क्या हो गया आपका, नेगेटिव हो गया। द लेवल ऑफ नेशनल इनकम एक्सपेंडिचर डिक्लाइन रैपिडली, नेशनल इनकम सब कम हो रहा है, ये मेन फीचर है कि ये निगेटिव हो रहा है, कम नहीं हो रहा है, निगेटिव हो रहा है, ठीक है। द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट एंड सर्विस डिक्रीजेस, इन शॉर्ट डिमांड डिक्रीजेस। द प्राइस एट द लोवेस्ट डिक्लाइन रैपिडली एंड फर्म आर शट डाउन। बच्चों शटडाउन वाला पॉइंट कहां पे आता है, कॉन्ट्रैक्शन में या रिसेशन में, आंसर इज रिसेशन, ठीक है। इट लीड टू सिचुएशन ऑफ बैंक्रप्सी, क्लोजर ऑफ द फर्म। अ कैपिटल कंज्यूमर ड्यूरेबल इंडस्ट्री सफर फ्रॉम एक्सेस कैपेसिटी, बहुत ज्यादा कैपेसिटी आपके पास पेंडिंग है लेकिन आप उसका प्रोडक्शन कर नहीं पा रहे हो। अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीजेस, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज। लिविंग कंज्यूमर विद अ वेरी लिटिल डिस्पोजेबल इनकम, डिस्पोजेबल इनकम मतलब क्या होता है कि मानो सतीश सर लाख रुपए कमाते होंगे तो लाख रुपए में से 50,000 माताश्री को माताश्री को देते हैं, हमारी मम्मी को देते हैं, 40,000 हमारी वाइफ को देते हैं, और 10,000 जो बचता है उसमें से गवर्नमेंट को दे दे मान लो, ठीक है। इनके सबका पकड़ के गवर्नमेंट को दिया होगा कुछ फलाना, और हाथ में 10-20 रुपए बनते हैं, तो 10-20 रुपए क्या है, नथिंग बट द डिस्पोजेबल इनकम ऑफ सतीश भारती। आर यू क्लियर। देयर इज अ फॉल इन द इंटरेस्ट रेट, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट फॉल हो रहा है, एंड द पीपल डिमांड होल्डिंग लिक्विड मनी इन कैश इंक्रीज। अब देखो इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है, इसकी वजह से आप बैंक में थोड़ी ना पैसा जमा करोगे। होल्डिंग लिक्विड मनी इंक्रीज मतलब आप कैश में ही पैसा खुद के पास ही रखो ना, बैंक में कुछ मिल नहीं रहा है तो। डिस्पाइट द लोअर इंटरेस्ट रेट, चलो इंटरेस्ट रेट लोअर है लेकिन हमारे बिजनेसमैन क्या हो गए, निगेटिव हो गए हैं, तो वो बोरो भी नहीं कर रहे हैं, बोरो भी नहीं कर रहे हैं। अ डिमांड फॉर अ क्रेडिट डिक्लाइन ड्यू टू पेसिमिज्म, पेसिमिज्म मतलब निगेटिविटी।
ऑफ द बिजनेस फर्म, द रिडक्शन इन द इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस कम हो जा रहा है, पॉसिबल बैंकिंग फाइनेंशियल क्राइसिस, और इसकी वजह से क्या हो सकता है बच्चों, पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, बैंकिंग और फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाएंगे इकोनॉमी में। एट द डेप्थ ऑफ द डिप्रेशन के लोवेस्ट पॉइंट पे पहुंच जाओ, ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी टचेस द बॉटम एंड फेस कॉल्ड ट्रफ रिच, ट्रफ मतलब खत्म, खत्म बच्चों, पानी गले तक नहीं, नाक तक आ गया है, नाक तक आ गया है, बराबर, सांस लेने के लिए जगह नहीं बची। अब इसमें से बचाने के लिए आपको कौन आएंगी, एंजल प्रिया, एंजल मतलब सोनपरी आएंगी, ठीक है। डिप्रेशन इज अ वेरी एग्नोइजिंग पीरियड causing a lots of distress, बड़ा टेंशन होता है। द ग्रेट डिप्रेशन पीरियड 1929 to 1933, ये ग्रेट डिप्रेशन पीरियड था। इट रेफर एज अ enormous misery and the human suffering it caused, ये भयंकर था, भयंकर था। आपके सिलेबस में दिया है बच्चों, समझ में आया क्या, बोलो हाँ, है ना, मगज में आया क्या, बोलो हाँ, भेजे में घुसा क्या, बोलो हाँ, बोलो रे बेशर्मो, हाँ बोलो, समझा, तो इतना अच्छे से पढ़ाया मैंने तुमको और रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, हाँ वेरी गुड। चलो, हाउ डज इकोनॉमिक रिकवर, अब इकोनॉमी रिकवरी कैसे होती है, ये बताया कि नहीं बताया मैंने आपको, बताया ना, फिर क्या को पढ़ने का, विश्वास नाम की चीज होती है, पढ़ते हैं। इकोनॉमी कैन नॉट कंटिन्यू, ये फुकट की लाइन, कॉन्ट्रैक्ट एंडलेसली, इट रीचेस द लोवेस्ट पॉइंट विच इज कॉल्ड ट्रफ एंड देन स्टार्टेड रिकवरिंग, ट्रफ के बाद में रिकवर होता है। द ट्रफ लॉट्स lets can last for some time and mark the end of pessimism and the beginning of optimism, नेगेटिविटी खत्म होती है, पॉजिटिविटी जिंदगी में बढ़ेंगी आपकी, एंड रिवर्स द प्रोसेस। अब कहां से शुरुआत होती है, इट स्टार्टेड इन वेयर, फर्स्ट फेल्ट इन द लेबर मार्केट, द परवेसिव अनएम्प्लॉयमेंट, सब दूर अनएम्प्लॉयमेंट चल रहा है, बोले force the worker to accept the wages lower than the prevailing rate, force the labor to accept the wages lower than the prevailing rate, जितना है उससे कम में काम करो, तुम्हारी लायकी ज्यादा है लेकिन काम कम में करो। द प्रोड्यूसर एंटिसिपेट लोअर कॉस्ट, प्रोड्यूसर को लगता है कॉस्ट कम रहेगा, बेटर बिजनेस एनवायरनमेंट रहेगा, मेहनत से काम करेंगे, जॉब जाने की टेंशन है, बिजनेस कॉन्फिडेंस स्लोली इंक्रीज होगा, कॉन्सिक्वेंटली फर्स्ट स्टार्ट टू इन्वेस्ट, अगेन बिल्ड अ स्टॉक, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। अब सुनना यारो, जो चीजें बुरी समय में टिकती है, क्या ना, से वो अच्छी समय में हवा में उछलती है। अब सुनना 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 सुनना, बड़ा सिंपल से तरीके से, अगर आप सर से बात करो अबाउट माय बैकग्राउंड, सर विल लेट यू नो कि क्या मेरा बैकग्राउंड था, हाउ आई वाज, कैसे हमारी घर की परिस्थिति थी, ठीक है। तो यार, जिसने जिंदगी में बुरा पीरियड देखा है और वो उस पीरियड में भी लाइफ में आगे बढ़ा है, अच्छे पीरियड में तो वो धमाल करेंगे, बोलो हाँ है ना, यस। तो यस बच्चों, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होगा, फ्रेश इन्वेस्टमेंट आएगा इनटू द न्यू टाइप्स ऑफ द मशीन एंड द कैपिटल, सब सपरिंग द इन्वेस्टमेंट कॉजेस रिकवरी ऑफ इकोनॉमी एंड टर्निंग पॉइंट ऑफ डिप्रेशन एंड इज डिप्रेशन टू एक्सपांशन, डिप्रेशन से एक्सपांशन चल जाएगा। उसके बाद में बैंकिंग सिस्टम नाउ स्लोली स्टार्ट एक्सपांडिंग द क्रेडिट, मैचिंग द बिजनेस कॉन्फिडेंस, एज ए इन्वेस्टमेंट राइजेस, इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बनेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, फैक्टर का पेमेंट बढ़ेगा, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगा, कंज्यूमर की स्पेंडिंग बढ़ेगी, उसके वजह से एग्रीगेट डिमांड बढ़ेंगे, कुछ नहीं होगा, इकोनॉमी एक्सपांड कर जाएगी। आर यू क्लियर विद दिस बच्चों, यस। टू मीट द एग्रीगेट डिमांड, मोर गुड्स एंड सर्विस आर प्रोड्यूस, to meet the aggregate demand, more goods and service produce, employment of labor increase, unemployment fall, expansion take place, economic activity। बच्चों, we are done with all the phases, मतलब इससे कतई जहर क्या हो सकता है, इससे अच्छा क्या हो सकता है जिंदगी में, बोलो हाँ है ना, यस। अब सुनना बच्चों, अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस साइकिल्स, और आप लोगों को आते हैं, मेरे को बताने का दरकार नहीं है, सब इजी है, फुकट है। बिजनेस साइकिल हैव डिस्टिंक्ट फेजेस, वाह वाह, क्या फेज, बात बोली, अलग अलग फेज होते हैं, बोले एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज, डिक्रीज, फलाना ढिमकाना। द फेज डू नॉट डिस्प्ले द स्मूथनेस एंड द रेगुलरिटी, जरूरी नहीं वो रेगुलर रहे, बराबर, हर 3 साल में आऊंगा बोले एक्सपेंशन, ऐसा नहीं है। द लेंथ ऑफ ईच फेज इज नॉट डिफाइंड, लेंथ इज नॉट डिफाइंड। आगे, a business cycle is a periodically, although they do not exhibit the same regularity, periodically आएगा, सेम हर महीने से आएगा, हर साल आएगा, ऐसा नहीं आएगा,
बराबर। ड्यूरेशन ऑफ बिजनेस साइकिल आर वेरी, दे ऑक्यूर अगेन एंड अगेन बट नॉट ऑलवेज एट अ रेगुलर इंटरवल, रेगुलर इंटरवल पे नहीं होगा, आएगा। नॉर दे हैव सेम लेंथ, ना ही उसकी लेंथ सेम है, आया तो 10 साल टिकेगा, 3 साल टिकेगा, अलग अलग होता है, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ फ्लक्चुएशन, कभी बहुत इंटेंस तरीके से एक्सपेंशन हो गया, बहुत इंटेंस तरीके से कॉन्ट्रैक्शन हो गया, बराबर। जैसे कोरोना इंटेंस था, 8-9 महीने बंद करके रख दिया इकोनॉमी को, बराबर, इकोनॉमी ब्रेक लगा दिया था, फिर वो समझा ये ब्रेक नहीं है तो रिसेशन है, ठीक है। उसके बाद में इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट द टर्निंग पॉइंट्स ऑफ बिजनेस साइकिल, अब हम क्या बोलते हैं, बिजनेस साइकिल को हम इंडिकेटर्स होते हैं, मैं पढ़ाऊंगा आपको। सोचते हैं कि भाई अब एक्सपेंशन आएगा, कॉन्ट्रैक्शन आएगा, लेकिन तुम कौन हो, तुम क्या भविष्य बताने वाले भगवान हो? नहीं। गुरुजी हो? नहीं। तो वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट, ओके, बिजनेस साइकिल। नो इकोनॉमी फॉलो द परफेक्ट टाइम साइकिल, किसी भी इकोनॉमी की परफेक्ट टाइम साइकिल नहीं है, आएगा तो 3 साल रहेगा, 2 साल रहेगा, 5 साल के बाद ही आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। दे वेरी इन द इंटेंसिटी एंड द लेंथ एंड नॉट सेट पैटर्न, नो सेट पैटर्न, कोई पैटर्न नहीं होता इसका। अ बिजनेस साइकिल इज ओरिजिनेटेड इन फ्री मार्केट इकोनॉमी, याद करो, एक साल पहले मैंने एक चैप्टर पढ़ाया था 2020 में, चैप्टर नंबर 1, कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक्स, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, उसको क्या बोलते हैं, फ्री मार्केट इकोनॉमी। जनरली ये कहाँ पे शुरू होता है, यूके, यूएस, बराबर, ऐसे जो फ्री मार्केट इकोनॉमी है। आगे आप पढ़ेंगे द ग्रेट डिप्रेशन, कहाँ, यूएस। आईटी बबल बस्ट, कहाँ, यूएस। उसके बाद में ग्लोबल इकोनॉमी कहाँ पे है, बस यूके यूएस की देन है ये सारी, इकोनॉमी डाउनफॉल गई थी अपनी, ठीक है। दे आर परवेसिव एज वेल, अब देखो कोरोना आया उधर से, चाइना से घूम गया सब दूर, बराबर। डिस्टर्बेंस इन वन एंड मोर सेक्टर्स, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि भाई साहब ये किसको ज्यादा, देखो कोरोना आया तो मार किसको खाया, मार किसने खाया, कैपिटल गुड्स ने खाया, ड्यूरेबल गुड्स ने खाया, या फिर नेसेसरी गुड्स ने खाया, तो बोलते कैपिटल गुड्स एंड ड्यूरेबल गुड्स ऑफ कंज्यूमर। तो सुनना, यहाँ पे लिख दिया सम सेक्टर लाइक कैपिटल गुड्स ऑफ इंडस्ट्री, ड्यूरेबल गुड्स ऑफ द कंज्यूमर आर डिसअप्रोपोर्शनेटली अफेक्ट, ये बहुत ज्यादा अफेक्ट कर जाते हैं। आगे, अब बिजनेस साइकिल आर एक्सीडिंग कॉम्प्लेक्स फिनोमिना, दे डू नॉट हैव यूनिफॉर्म कैरेक्टरिस्टिक, हर बिजनेस साइकिल का अलग कैरेक्टरिस्टिक। इस एक्सपांशन में तुमने कुछ नई बातें सीखी होगी, जैसे अभी इकोनॉमी हमारी अगर बोले हम, कोरोना की वजह से बोलते हैं हमारी इकोनॉमी 4 से 5 साल आगे चले गए, इकोनॉमी के लेवल पे पीछे, लेकिन टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट में हम 4 से 5 साल के बाद में जो इकोनॉमी अडॉप्ट करने वाली थी चीजें, वो उसको पहले अडॉप्ट कर ली। दे आर caused by varying the factors, it is difficult to make the accurate prediction of trade cycle before their occurrence, एकदम accurate prediction आप नहीं लगा सकते हो, difficult to make accurate prediction। the repercussion of business cycle is simultaneously felt nearly all economy, हर इकोनॉमी में आता है, जैसे एक जगह से शुरू होता है फिर सब दूरी, ठीक है। बिजनेस साइकिल इज अ कॉन्टिजियस एंड इंटरनेशनल इन कैरेक्टर, बराबर, कंटिजियस एंड इंटरनेशनल, कब भी हो सकता है, कॉन्टिजियस, हैपनिंग नॉन हैपनिंग डिपेंड करती है उसकी, और हुआ तो सारी इकोनॉमी में फैलते जाएगा। इसके बड़े सारे कॉजेस है, इंटरनल कॉज, एक्सटर्नल कॉज, कारण है काफी सारे, एंड इट में बी कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। Business cycle have a serious consequences on well-being of the society, and here we are done with the characteristics of business cycle। बच्चों, are you clear with this? जल्दी बताओ, यहाँ तक सब कुछ समझ में आया आप लोगों को? समझ में आया क्या? आया, बहुत बढ़िया। अब आते हैं हम इंडिकेटर्स, सिंपल है यार एकदम। इंडिकेटर्स मतलब क्या? इंडिकेटर्स का मतलब होता है कि जब आप, हम बोलते हैं ना कभी कभी अपना छठा सेंस ज्यादा काम करता है, लोगों ने पूछा कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, फिर हमने हमारा दिमाग लगाया, कटप्पा दिखता अच्छा था, इंसान खराब था, रीजन 1। नहीं, कुछ षड्यंत्र रचा था, षड्यंत्र को लॉ की लैंग्वेज में बोलते हैं, अब वो जो क्राइम किया था ना कटप्पा ने, मारना मतलब क्या, अच्छा काम को थोड़ी होता है, बुरा काम होता है, तो इसको बोलते हैं क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी। क्या बोलते हैं बच्चों? क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी हुई थी, बराबर। दूसरा, कटप्पा को बाहुबली ने एक बार बहुत गंदा झापा था, मतलब क्या हो रहा है, तुम लोग अभी से जज करने वाले हो कि पिक्चर 2 में क्या आने वाला है, पिक्चर 2 में क्या आने वाला है। अब आप लोगों को नहीं पता होगा, स्त्री मूवी आपने देखी होगी, स्त्री पार्ट 2 आने वाला है, लोगों ने स्त्री मूवी देखी, लेकिन उसको उसके पीछे के लॉजिक ही पता नहीं चले, ये मूवी का कंसेप्ट क्या था, बोलो हाँ या ना, लॉजिक ही नहीं पता चले कि इस मूवी के कंसेप्ट क्या थे। मतलब क्या होता है, सुनो, वो श्रद्धा कपूर आती है साल में एक बार,
और वो ऐसी हरकतें करती है, बोले चिपकली लाओ, चिपकली की टांग लाओ, चिपकली की शेपुट लाओ, बराबर, काले किसी के बाल काट के लाओ। वो हमारा राजकुमार टेंशन में आता, उसको लगता भाई ये तो भूतनी नहीं है, ये तो स्त्री नहीं है। बाद में पता चलता यही बचाती स्त्री से उसको, राजकुमार को स्त्री से कौन बचाती है? श्रद्धा कपूर। लेकिन उस मूवी में सस्पेंस है, सस्पेंस, सस्पेंस। क्या सस्पेंस है? वो है ना, स्त्री के बाल काट लेती है और वो जब रिटर्न जाती है वो बाल खुद को लगा लेती है, स्त्री के बाल खुद के बाल को लगा लेती है। सर ये क्या था? इसका मतलब ये था पार्ट 2 आएगा बच्चों। वो क्यों आती थी? हर साल स्त्री को पकड़ने के लिए आती थी, लेकिन वो कभी पकड़ नहीं पाई। इस बार राजकुमार के सहारे उसने स्त्री को पकड़ लिया, उसको सारी की सारी पावर गेन करनी थी जो स्त्री के अंदर थी। अब सुनना, सुनना, सब पार्ट 2 आएगा, उसकी ये कहानी रहेंगी। तुमने आज बता दिया लीडिंग इंडिकेटर्स, आज की सिचुएशन को देख के आगे के बारे में बताना। लीडिंग इंडिकेटर बराबर। अगर मैं आप लोगों को बात करूं, सुनना, बड़े सिंपल से मैं आपको कुछ बातें बताता हूं मेरी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, ठीक है? मैं सबसे पहले मेरी टीचिंग की स्टार्टिंग कहां से होती है, इससे कहानी शुरुआत करते हैं। कहानी नहीं है, रियलिटी है, फैक्ट है। जब मैं 10th स्टैंडर्ड को कंप्लीट किया था, मराठी मीडियम से था और इंग्लिश में अपनी बैंड बजी हुई थी, तो अपन डिसाइड किए कि भाई साहब अब इस बार करेंगे एमएससीआईटी लेंगे इंग्लिश मीडियम से, ठीक है? एमएससीआईटी के वहां पे गया। अब मामा जी के पहचान के थे मेरे, जहां से मैंने एमएससीआईटी किया, नांदेड़ से, श्वेता इंफोटेक से। तो उन्होंने, मैं क्या करता था, मेरे मामा जी को सपोर्ट करता था, बिजनेस में थोड़ा सा ध्यान देते थे, उनकी डेली नीड्स की दुकान थी। तो एक बार जो ओनर थे हमारे एमएससीआईटी जहां पे मैंने किया था, वो आते, बोले एक मामा को तो मदद कर रहा है, दूसरे मामा को भी कर, मतलब बोल रहा था मेरे को भी मदद कर दे। मैंने बोला सर हाउ कैन आई हेल्प यू? तो बोले तू कल आ जा, बोले मॉर्निंग में 7 बजे, आई विल लेट यू नो क्या करना है तुझे। ठीक है यार। तो उसके बाद में मैं नेक्स्ट डे वहां पे पूछा, बोले आज से तू बच्चों को पढ़ाएगा, लेकिन तू डायरेक्ट तो नहीं पढ़ा पाएगा, तू क्या कर, जो पढ़ा रहे उसको ऑब्जर्व कर, उसके बाद में बच्चे खुद प्रैक्टिस करेंगे, तू लाइन में बीच में घूमता रहे। फिर बच्चा बोलेगा कि सर इसका क्या किया था, इस पे क्या बताया था, तब तू उनको गाइड करेगा कि मैंने उनको क्या बताया था उस मोमेंट ऑफ टाइम पे। कहने से मेरी टीचिंग की करियर की शुरुआत हुई थी वहां से, पहला पॉइंट था मेरा, बोलो हाँ। उसके बाद में क्या हुआ, ये तो हो गया कि भाई साहब एमएससीआईटी की क्लास में। फिर मैं शिफ्ट हुआ कहाँ पर, अकोला में। फिर 10th स्टैंडर्ड क्लियर किया, अकोला में शिफ्ट हुआ, एलआरटी कॉलेज में पढ़ना शुरू किया। उसके बाद में बीबीए शुरू किया। बीबीए में जब गया तब हमारी मुलाकात सर से हुई। अब जैसे सर से मुलाकात हुई, सर ने मुझे सबसे पहले ऑफर दिया था पढ़ाने का सीएस एग्जीक्यूटिव वाले बच्चों को। तब मैं एग्जीक्यूटिव को, मतलब आप पकड़ के चलो, मैं श्योर नहीं था कि मैं एग्जीक्यूटिव पास होने वाला हूँ, बट सर ने विश्वास से बोला कि सतीश यू आर गोइंग टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन, तो पढ़ाने वाला है क्या? मैं बोला सर मेरे को मालूम, पेपर मैंने लिखा कि तुमने लिखा, तुम बोल रहे मैं पास होता, मैं पास होता, मेरे को मालूम मैं पास नहीं होता। सर बोलते हैं चल मान लिया तू फेल होता, क्या तू मेरे यहाँ पे पढ़ाएगा नहीं पढ़ाएगा? तो ये नहीं बताने वाला हूँ कि मैं पढ़ाया नहीं पढ़ाया, वो अलग बात है, लेकिन मुझे टीचिंग की ऑफर तो आ गई थी यार, यहाँ तक समझ में आ रहा है? अब सुनना, इसके बाद क्या होता है। मैं क्लियर हो गया एग्जीक्यूटिव बोथ ग्रुप इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। फाउंडेशन में अपनी ऑल इंडिया रैंक मिस हो गई थी, ठीक है? अब सुनना, अब सुनना, इसके बाद में एमबीए बोल के मास्टर ब्रेन एकेडमी है, आई गॉट एन ऑफर फ्रॉम देयर कि टैली को पढ़ा, क्योंकि एक बच्चे एक दिन क्लास में नहीं आई थी। नेक्स्ट डे वो आती है, सतीश सर कल सर ने क्या पढ़ाया था? मैंने बोला सी वेरी सिंपल, तुम लोग क्लास में आते नहीं हो और तुम लोग हमसे एक्सपेक्ट करते हो कि सर ने जो हमें पढ़ाया वो मैं आपको बता दूं। मैं बोला मैं बताऊंगा, लेकिन तुम्हारे अंदर सिंसियरिटी होनी चाहिए, अगर सर अलाउ करते हैं तो। हो गई सर वो सतीश को सब कुछ आता बताता नहीं है। बोले सही बात है, उसका क्या गलत बोला? सर को अच्छा लगा, बोले सतीश एक काम कर पढ़ा, बोले उसको थोड़ा सा, कल मैंने क्या पढ़ाया। आई स्टार्टेड द वे सर ने हमको पढ़ाया था। मैंने बोला चल एक बात बता, इन्वेंटरी मैनेजमेंट करते क्यों है? सर ने उस मोमेंट पे मेरे को देखा, बोले भाई कल से तू आजा, कल से तू आजा पढ़ाने के लिए। वो एक हुआ, बट है ना, इन चीजों को मैं एनालाइज नहीं कर पा रहा था कि मेरे साथ में हो क्या रहा है, ठीक है? अब क्या हुआ, इसके बाद में जब मैं फाउंडेशन क्लियर था ना, तब मेरे को सर ने क्लास में बुलाया था। मैंने बोला था सर इनको इकोनॉमिक्स पढ़ने का तरीका नहीं पता होता है, मैं सबसे बड़ा चैप्टर नंबर 1, मतलब मैं बड़ा मानता था उसको, मैं इनको पढ़ा के रखूंगा। बोला सर 1 घंटे के अंदर इनको समझेगा पढ़ना कैसे होता है। पहली बार क्लास ली थी जिंदगी में, 1 घंटे का बोला था, 2 घंटे होने में आ गए। फिर सर आए, बोले भाई सतीश जाओ, बोले अब। बोला हाँ सर जा रहा हूँ। बोला बस हो गया हो गया हो गया कर करके मैंने पढ़ाया था एक चैप्टर, तो वो एक था। उसके बाद में बीबीए में फिर प्रेजेंटेशन वगैरह देने पड़े, तो काफी पढ़ाने का टाइम मिला, बट मैं रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा था कि मेरे अंदर क्वालिटी क्या है। फिर एक बार
हमारे कॉलेज के सर ने भी हमें बोला, शंकरलाल खंडेलवाल कॉलेज में था मैं बीबीए के लिए, मैं क्लास नहीं अटेंड किया था, नेक्स्ट डे मुझे पढ़ाने के लिए बोला था बोला सर पढ़ाऊंगा लेकिन मैं कोई भी बुक रेफर किया तो चलेगा? बोले ऑफकोर्स चलेगा, बोले तू पढ़ा तो सही। मैं ठीक है, नो इशू। गया सामने, हंसते खेलते, मतलब क्या हुआ था, बोर्ड लगा हुआ था, मैं गया पीछे से मार्कर लेके आया, बाकी भी बच्चे पढ़ाए, आए बुक को उठाए, खड़ 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 फड़, मैं गया पीछे, मैंने पेन ये लाया, मार्कर लाया, पहले नाम लिखा, उसके बाद में मैंने यूज नहीं किया बोर्ड को, लेकिन वो कॉन्फिडेंस तो दिख के आता है कि भाई साहब इसमें कुछ तो अलग कर रहा है बंदा। मैंने लिखा वहां पे मेरा नाम नहीं, सॉरी, चैप्टर का नाम कंज्यूमर बिहेवियर यूटिलिटी नाम का मैंने कंसेप्ट पढ़ाया था, और हंसते खेलते उस कंसेप्ट को मैंने पढ़ा दिया। ओके, सारे बच्चे तालियां बजाने लग गए यारो। जैसे तालियां बजाने लग गए, सर ने पूछा व्हाट इज योर एम। मैंने बोला अब अपन हरदम कुछ तो भी फुकट का आंसर देते थे। मैंने बोला सर डूइंग समथिंग डिफरेंट एंड ऑर्डर इज माय एम। पीपल मेक द प्रोवर्ब्स, मतलब रीड द प्रोवर्ब्स, आई मेक द प्रोवर्ब्स। लोगों को प्रोवर्ब पढ़ना अच्छा है, मेरे को बनाना अच्छा लगता है। लोगों को दिन में पढ़ाई करना अच्छा लगता है, मेरे को रात में पढ़ाई। बोले सर, सतीश बोले आई एम नॉट आस्किंग अबाउट योर पैशन, आई एम आस्किंग अबाउट योर एम। मैंने बोला भाई सरदार जी गर्म हो रहे हैं, मतलब सॉरी अगर सर कभी मेरा लेक्चर देखे भविष्य में। मैंने बोला सर गर्म हो रहे हैं, मैंने बोल दिया, तब मेरे को पता भी नहीं था मैं जिंदगी में सीएस बनूंगा, मैंने एडमिशन भी नहीं लिया था। मैंने बोल दिया था सर मेरे को सीएस बनना है मेरे लाइफ में। बोले यस, गुड ऑप्शन। लेकिन बोले यू नो काफी सारी कंपनीज में कम्युनिकेशन मैनेजर की रिक्वायरमेंट होती है, जिसको बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्सेस वगैरह, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जो लोगों की साइकोलॉजी के साथ में खेलता है। बोले इफ यू कैन थिंक फॉर इट ना, यू हैव ब्राइट मतलब फ्यूचर सतीश। अब उसके बाद में उन्होंने मेरे को बोला देयर आर द पीपल्स हु चार्ज 40,000 50,000। तब मेरे को बड़ा बहुत बड़ा आंकड़ा लगता था, अरे 30-40 हजार, मतलब बाप रे बाप क्या है क्या है। तो बोले 30,000 40,000 जस्ट फॉर हाफ आवर्स विजिटिंग। तो बाप रे बाप, अब अपन कैसे झुक जाए, हाउ सर ये फील्ड कौन सी है, बताओ बताओ बताओ, ऐसा नहीं, अपन झुकने वाले में से नहीं। अपन बोले वापिस अपनी टुटकी फुटी फुटकी इंग्लिश में, सर एम इज एम। बोलते यस यस, आई एम नॉट सेइंग टू यू द सी एंड सी एस इज बैड कोर्स, बट आई एम सेइंग यू हैव पोटेंशियल। और फिर बोले इवन इन टीचिंग यू कैन ग्रो। मैंने बोला थैंक यू सर। पता नहीं चला। अब मैं पुणे में आया, पुणे में एक बड़ी क्लास में जहां पे 100-150 बच्चे बैठ रहे हैं, ठीक है, आई एम नॉट सेइंग जहां पे मैं पढ़ाता था वहां पे नहीं, दूसरी क्लास, सिंसियर क्लास थी, वहां से आई गॉट एन ऑफर। क्या हुआ था, मेरे को अटेम्प्ट लग गए थे, अटेम्प्ट मतलब पास होने में मेरे को टाइम लग गया। तो सर ने बोला, बोले डेस्क के इसी साइड में बैठोगे, क्या इस साइड में आने का विचार है? मतलब सी एक टीचर आपको बोल रहा है कि डेस्क के उधर साइड ही बैठना है तेरे को स्टूडेंट बन के, या इधर भी आने का विचार है, मतलब इनडायरेक्टली इज ऑफरिंग मी। यार मेरे को ये लगा, फिर मैंने कॉल किया सर को, सर सुनो ना, आज मेरे को ऐसे ऐसे बोला सर ने। बोले सतीश सुन, तेरे को लग रहा है मैं बेवकूफ होगा? बोले ऐसे तो नहीं, मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। बोले तेरे को लग रहा है ना मैं बेवकूफ हूँ? ठीक है, बोले मैं बेवकूफ हूँ, लेकिन एक बात तो ध्यान दे तू, कि पूना जैसी क्लास में, पूना में तेरे साथ में कितने बच्चे क्लास में बैठे थे? मैंने बोला लगभग 100-150। क्या बोले 100-150 को बोलते बेटा क्या तेरा सर, उधर क्या बैठ रहा है, इधर भी आ। मैंने बोला नहीं, तेरे को बोला? बोले हाँ। बोले कुछ दिख तो रहा होगा ना उनको तेरे में, कुछ दिख तो रहा होगा ना मुझे तुझ में, कुछ दिख तो रहा होगा ना लोगों को तुझ में। तब मेरे अंदर से आया देयर इज समथिंग जो जाने अनजाने में मेरे को इंडिकेशंस दे रहे हैं कि इन फ्यूचर आई एम गोइंग टू बी टीचर as well as I am a practitioner. But yes, can I say these are nothing but all are the leading indicators what I am going to be in the future. बोलो हाँ या ना बच्चों, इससे अच्छा कौन बता सकता है आपको लीडिंग इंडिकेटर क्या होता है? आप आज की समय पे आगे का एस्टिमेट कर रहे हो क्या होने वाला है, उसको बोलते हैं लीडिंग। अभी आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ और बोलता हाय फ्रेंड दिस इज सीएस सतीश देवीलाल जी बाई थी, आप बोलते हो अच्छा मतलब इन्होंने सीएस की एग्जामिनेशन पास की है। अगर ये सीएस है तो इन्होंने सीएस की एग्जामिनेशन पास की है। दिस इज नथिंग बट द लैगिंग इंडिकेटर्स। आज को देख के आप हमारे पास्ट के बारे में बता रहे हो। अब देखना यार, कभी कोई इंसान बहुत सक्सेसफुल होता है ना, उसका पास्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, ठीक है, तो किसी इंसान को देखना बोले माइट भी इसने इतना सक्सेसफुल है तो पास्ट में बड़े सारे स्ट्रगल्स किए होंगे। दैट इज व्हाट, नथिंग बट द लैगिंग इंडिकेटर। एक होता है कोइंसिडेंट इंडिकेटर, है नो, एग्जाम दे दिया, लग रहा है वो पास होगा, लीडिंग,
नेक्स्ट क्लास में आ गया लैगिंग, पुरानी क्लास को पास। अभी अभी तुम 12th में हो, 11th में हो, वॉट एवर, आप 10th को पास करके आए हो, लैगिंग। लेकिन एग्जाम का मूवमेंट धक 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 धट, रिजल्ट आया, पास, अरे वाह पास हो गया। कोइंसिडेंट नहीं दिखता। यू तेरा मेरा मिलना यूं ही नहीं है यारा, गाना है ना, है खुदा की मर्जी यूं ही नहीं यारा, तो खुदा की मर्जी को मैंने रिमूव कर दिया, यू तेरा मेरा मिलना यूं ही नहीं है यारा, तो ये क्या हो गया, ये कोइंसिडेंट इंडिकेटर हो गया। सोचा नहीं था तेरे को मिलूंगा, बट मिल गया ना, दैट इज व्हाट। So this is all nothing but the leading, lagging and the coincident indicator. But these are in the normal sense. What is leading, lagging and the coincident? इकोनॉमिक सेंस में तो अलग बातें रहेंगी ना, इकोनॉमिक सेंस में हम बात करेंगे। मानो आज मुझे ऑर्डर्स रिसीव हो रहे हैं, ऑर्डर्स रिसीव हो रहे हैं, इसका मतलब भविष्य में मेरा बिजनेस बड़ा अच्छा चलेगा, लीडिंग इंडिकेटर। मैं प्रॉफिट कमा रहा हूं, लीडिंग इंडिकेटर, बूम पीरियड आने वाला है। ऑर्डर कैंसलेशन आ रही है, लाइन लग गई ऑर्डर कैंसलेशन की, लैगिंग, लीडिंग इंडिकेटर, बुरा होने वाला है। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों आपको? तो ये सारे हो गए लीडिंग इंडिकेटर्स। लैगिंग क्या होता है? मानो आपने देखा पुणे में मेट्रो चल रही है, मतलब एक समय में यहाँ पे मेट्रो का काम हुआ है। अनएम्प्लॉयमेंट है, मतलब कंट्री में रिसेशन आया है। अगर नेशनल इनकम कम है, मतलब कुछ ना कुछ पॉलिसी में गड़बड़ है, तो ये क्या हो गया, लैगिंग इंडिकेटर्स। कोइंसिडेंट, जीडीपी आया, कितना आया, कोइंसिडेंट। समझेंगे अब, समझ लेना, मैं बहुत डिटेल में आप लोगों को बता दिया, इसका फोकस करना। Economics use the changes of the variety of the activity to measure changes in the variety of the activity to measure the business cycle and the predict where the economy headed towards. अब ये जो फैक्टर्स होते हैं इनको जज करके बताते हैं इकोनॉमी किधर जा रही है, किधर क्या हो रही है। ठीक है, इंडिकेटर में भी लीडिंग, लैगिंग एंड कोइंसिडेंट। लीडिंग मतलब मेजर द इकोनॉमिक फैक्टर दैट चेंज बिफोर द इकोनॉमिक स्टार्ट फॉलो अ पर्टिकुलर पैटर्न और ट्रेंड। कुछ होने के पहले बताना, लीडिंग इंडिकेटर्स। इट रिप्रेजेंट वेरिएबल दैट चेंज बिफोर द रियल आउटपुट इज चेंज। ये बता सकता है प्रायर टू लार्ज इकोनॉमिक एडजस्टमेंट, कुछ होने के पहले ही, प्रायर टू दैट हम बता दे रहे क्या होने वाला है। आगे एग्जांपल्स, चेंजिंग इन द स्टॉक प्राइस, बता दिया था, स्टॉक प्राइस बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं, क्या हो रहा है। प्रॉफिट मार्जिन, बता दिया था सर, प्रॉफिट्स। इंडाइस ऑफ द हाउसिंग इंटरेस्ट रेट एंड द प्राइजेस आर दी क्या है, प्रीकर्सर ऑफ अपटर्न एंड डाउनटर्न। यहां से पता चलेगा भविष्य में आगे एक्सपेंशन होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। द वैल्यू ऑफ ऑर्डर्स, न्यू ऑर्डर्स, देखो वैल्यू ऑफ न्यू ऑर्डर्स, नए नए ऑर्डर्स आना फॉर द कंज्यूमर गुड्स, कैपिटल गुड्स, बिल्डिंग परमिट्स फॉर द प्राइवेट यूज, प्राइवेट यूज के लिए बिल्डिंग परमिट की मतलब यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बन सकता है, फिर से बिजनेस हो सकता है। फ्रैक्शन ऑफ कंपनीज रिपोर्टिंग द स्लोअर डिलीवरी, मतलब अगर कोई कंपनी अपनी डिलीवरी समय पे नहीं दे रही, उसके लाइफ में बुरा समय आने वाला है, जल्दी जल्दी। इंडेक्स ऑफ द कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, भाई साहब फिर उसके बेसिस पे वो डिमांड करेंगे नहीं करेंगे, वेदर दे आर हैप्पी और नॉट, वेदर दे आर कमिटिंग रिपीटिंग योर ऑर्डर। मतलब सुनो, मेरा कोई कस्टमर सेटिस्फाई रहेगा तभी तो मेरे पास रिपर्चेस के लिए आएगा। यस, अब मनी ग्रोथ रेट आर आल्सो बी यूज्ड फॉर ट्रैकिंग द एंड फोरकास्टिंग और मनी ग्रोथ रेट, इकोनॉमी की ग्रोथ रेट वगैरह, ये हमें हेल्प करता है लीडिंग इंडिकेटर्स में। डीमेरिट्स क्या इस मेथड के, देखो नॉट ऑलवेज एक्यूरेट, जरूरी नहीं जो भी आप करोगे वो हरदम सही रहेगा, बराबर। टाइमिंग ऑफ लीडिंग इंडिकेटर इज डिसएग्री, मतलब कोई बोलेगा बस अभी तक 2 दिन के अंदर ये होगा, ऐसा कुछ नहीं है, बराबर। इट मे बी वीक और मंथ और स्टॉक मार्केट क्रैश बिफोर द इकोनॉमी बिगिन स्लो डाउन, ओके, एंड नेवर हैपन। और ऐसा भी हो सकता है जो आपने बोला वो होगा भी नहीं, आपने बोला पास तो होगा ही होगा, फेल। ठीक है, लैगिंग इंडिकेटर क्या, आफ्टर इट रिफ्लेक्ट द इकोनॉमिक हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस। सतीश सर अगर सीएस है मतलब यह वही दर्द सहन करके आए जो लोग तुम आज सहन कर रहे हो, बराबर। एंड चेंजेस इन दिस इंडिकेटर ऑब्जर्वेबल ओनली आफ्टर द इकोनॉमिक ट्रेंड पैटर्न हैज ऑलरेडी बीन ऑक्यूर्ड। आगे इट रिप्रेजेंट द वेरिएबल दैट चेंज आफ्टर द आउटपुट इज चेंज। ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि भाई साहब कुछ वेरिएबल, मतलब आउट जो अभी चेंजेस दिख रहे हैं ये कब हुए, कुछ हुए तब जाके ये आउटपुट दिख रहा है। ठीक है, अभी आप 12th में हो, इसका मतलब आप 10th में पास हो। इट रिप्रेजेंट द वेरिएबल दैट चेंज आफ्टर द रियल आउटपुट। अब सुनना, लीडिंग हमें क्या होने वाला है ये बताता है, लैगिंग उस चीज को कंफर्म करता है। लीडिंग, लोगों ने बोला था सतीश सर टीचर बनेंगे, सतीश टीचर बनेगा, लीडिंग इंडिकेटर्स, सतीश सर टीचर है, लैगिंग इंडिकेटर्स, जो तुमने ट्रेंड तुमने इंडिकेट किया था वो कंफर्म हो रहा है। यस, मेजर दैट आफ्टर द इकोनॉमी हैड एंटर इनटू
पीरियड ऑफ फ्लक्चुएशन। लीडिंग इंडिकेटर आपको सिग्नल देता है, लैगिंग इंडिकेटर उसको कंफर्म करता है। एग्जांपल, अनएम्प्लॉयमेंट इज लैगिंग, कॉर्पोरेट प्रॉफिट इज लैगिंग। मतलब लैगिंग मतलब ऐसा नहीं कि सर लेट हो रहा है, लैगिंग दैट इज नॉट अ लेट। अनएम्प्लॉयमेंट है मतलब कॉन्ट्रैक्शन है। कॉर्पोरेट प्रॉफिट अच्छा है, अच्छा पीरियड शुरू हो गया था। बुरा है, बुरा पीरियड शुरू हो गया था। लेबर कॉस्ट कम है मतलब बुरा पीरियड शुरू है। लेबर कॉस्ट अच्छा बढ़ रहा है मतलब डिमांड एक्सपेंशन शुरू है पर यूनिट ऑफ आउटपुट। इंटरेस्ट रेट, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अब सुनना, ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स था, लीडिंग में कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स था, इसलिए मैं बोल रहा था कस्टमर आपके पास परचेस करने के लिए फिर से आ रहे हैं क्या। कमर्शियल लीडिंग एक्टिविटीज एक्सेट्रा 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 एक्सेट्रा। कोइंसिडेंट इंडिकेटर इज समथिंग दैट हैपेंस साइमल्टेनियसली। बोलो कैसा, साइमल्टेनियसली। आगे, इट इंफॉर्मेशन अबाउट द रेट ऑफ चेंज एंड एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन इकोनॉमी मोर और लेस एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम। सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे इकोनॉमी ग्रोथ हो रही, कम हो रही, ये सारी चीजें यहाँ पे बताई जाती है। आगे, it coincides fairly closely with the changes in the cycle of economic activity. इकोनॉमिक एक्टिविटी में ये साइमल्टेनियसली चलती रहती है। ओके, कोइंसिडेंट क्लोजली। करंट स्टेट बताता है कोइंसिडेंट। एग्जांपल, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इन्फ्लेशन, पर्सनल इनकम, रिटेल सेल, फाइनेंशियल मार्केट ट्रेंड, स्टॉक मार्केट। ये आपको याद रखना है बिकॉज यहाँ से एमसीक्यूज आ सकते हैं। क्या ना, ऐसे वी आर डन विद द चैप्टर। अब चैप्टर मतलब हमारा थोड़ा सा पार्ट पेंडिंग पड़ा हुआ है। एग्जाम्पल्स ऑफ बिजनेस साइकिल, 3 एग्जाम्पल आपके सिलेबस में दिए, यहाँ से एमसीक्यू आने के काफी ज्यादा चांसेस है। और एक लास्ट वाला पोर्शन है जो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया, देख लो, आपको नहीं लग रहा होगा तो। क्या मैंने आपको ये बता दिया था, फ्लक्चुएशन इन इफेक्टिव डिमांड, एग्रीगेट डिमांड प्लस एग्रीगेट सप्लाई इज नथिंग बट द इफेक्टिव डिमांड। फ्लक्चुएशन इन्वेस्टमेंट बिजनेस वालों का, वेरिएशन इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग। आई विल लेट यू नो ईच एंड एवरीथिंग टुमारो। टिल दैट टाइम टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून। मिलते हैं जल्दी। यस पीपल, थैंक यू सो मच, टेक केयर, सी यू सून।